नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। आरपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखला में ये टेस्ट पेपर नंबर 5 है, जिसे कि आप देख रहे हैं। रिवीजन करवाना और एक बेहतर अभ्यास करवाना ये हमारा उद्देश्य है और इसीलिए ये निःशुल्क वीडियो श्रृंखला चलाई जाती है। तो उम्मीद है कि आप इसका बेहतर फायदा उठा पाएंगे। शुरू करते हैं। 150 एमसीक्यूज है, बिल्कुल परीक्षा का पैटर्न है। पहले प्रश्न को आप देखिए, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट आपको बताता है कि क्रेस्कोग्राफ नाम का एक यंत्र होता है और ये जो यंत्र है, ये जो उपकरण है, ये पौधों की वृद्धि को नापने का काम करता है। पौधों की ग्रोथ हो रही है, कैसी हो रही है, उसके बारे में बताता है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि क्यूसेक ये जल के प्रवाह के दर को नापने की इकाई है। मतलब ये जो यूनिट है ना, ये रेट ऑफ वाटर फ्लो को मीजर करती है। और वायुमंडल में ओजोन परत की जो मोटाई होती है, उसकी सघनता, उसकी जो मोटाई है, उसको हम डॉप्सन में नापते हैं। डॉप्सन एक वैज्ञानिक का नाम था। तो अब इसमें ये बताइए कि सही कौन सा है। ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, विकल्प देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही कथन सही है, इसमें कुछ भी त्रुटि नहीं है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओराइजा सटाइवा, ठीक है, ओराइजा सटाइवा असल में ये वानस्पतिक नाम है। वैज्ञानिक नाम आप कहिए या वनस्पति का नाम है तो वानस्पतिक नाम कहिए। किस प्रजाति का है, किस पौधे का है। तो ये चावल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सरसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चावल का मतलब धान से है। और आम की फसल के लिए या फिर चने के लिए, बताइए। हर स्पीशीज़ का अपना एक वैज्ञानिक नाम होता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो चावल होगा। जो राइस यानी पैडी होता है कुल मिलाकर, उसके लिए हम इस वैज्ञानिक नाम का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप जानते हैं कि सरसों का जो वैज्ञानिक नाम है वो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है और मैजिफेरा इंडिका जो है ये आम का होता है। आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम है। और सीसर एरिटिनियम ये चने का होता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि हेलोफाइट्स एक पौधे की प्रजाति होती है। तो ये जो पौधे हैं ये कहाँ पर उगते हैं, किस तरह की जलवायु में या किस तरह की परिस्थिति में उगते हैं, आपको ये बताना है। अब इसमें देखिए स्टेटमेंट दिया है, रेत में उगते हैं या बहुत ज़्यादा सांद्रता यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली जो सॉइल होती है उसमें इनका प्रोडक्शन होता है, या अम्लीय मिट्टी यानी एसिडिक सॉइल में ये पैदा होते हैं, या चट्टानों पर पैदा होते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, हेलोफाइट्स कहा जा रहा है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा सांद्रता होती है, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर इनकी ग्रोथ होती है। कुल मिलाकर बी वाले स्टेटमेंट को हम इसमें से चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 से कम होती है। 48 से कम गुणसूत्र किस चीज़ में होते हैं। तंबाकू के अंदर होते हैं, आलू के अंदर होते हैं, चिंपैंजी के अंदर होते हैं कि मनुष्य के अंदर होते हैं। और इसका जो सही जवाब है, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, तंबाकू में 48 गुणसूत्र होते हैं और यहाँ पर बात हो रही है 48 की, तो ठीक है। आलू में भी 48 होते हैं, चिंपैंजी में भी 48 होते हैं, लेकिन हमारे अंदर यानी मनुष्यों के अंदर 46 होते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों की टोटल संख्या जो है वो 46 होती है। तो मानव को इससे बाहर कर दीजिए, बाकी तो सब इसमें शामिल है। इसके बाद आप देखें प्रश्न संख्या 5 को। मेमोर्डिकोसाइट ये एक वर्णक है, ठीक है। मेमोर्डिकोसाइट जो शब्द दिया है ये असल में एक वर्णक का नाम है, पिगमेंट का नाम है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आलू में जो हरा रंग हम देखते हैं वो इसी की वजह से होता है। प्याज का जो पीला रंग होता है वो भी असल में इसी की वजह से होता है, ऐसे करके दे रखा है। चिली जो है उसमें लाल रंग, मतलब मिर्च का लाल रंग, और करेले में कड़वाहट। बताइए कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो 5th क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो बिटर गॉर्ड होता है, बिटर गार्ड यानी करेला, ठीक। तो करेले में कड़वाहट के लिए ये उत्तरदायी होता है। बाकी आलू में जो आप हरा रंग देखते हैं वो असल में सोलेनिन की वजह से होता है, ठीक है। आलू इसलिए हरा दिखाई देता है, कुछ आलूओं में आप देखते हैं। और प्याज में पीला रंग जो हो जाता है ना, वो असल में क्वेरसेटिन की वजह से होता है। उसके पीछे जो क्वेरसेटिन नाम का एक वर्णक है वो उत्तरदायी होता है। और आप जानते ही हैं कि कैप्सिंथिन जो होता है वो मिर्च में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है नीम को, अनाजों की रानी कहा जाता है मक्का को, और भारत का स्वर्णिम तंतु यानी सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। और शाकाहारी मांस कहा जाता है सोयाबीन को, क्योंकि इसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है। तो अब ये बताइए कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ये कुछ उपनाम दे रखे हैं, प्रचलित नाम दिए हुए हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। देखें, शाकाहारी मांस सोयाबीन को नहीं कहा जाता है, ठीक है, कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही उच्च होती है, लेकिन इस वजह से हम इसे मांस की श्रेणी में रखें ऐसा नहीं है।
टोफू को कहा जाता है। टोफू जो चीज़ है ना, इसके लिए हम शाकाहारी मांस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं वो सब सही है। अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है, और 21वीं सदी का पेड़ नीम को कहा जाता है। ये घर का वैद्य भी कहा जाता है, इसका एक और उपनाम है घर का डॉक्टर। तो कुल मिलाकर हम डी वाले ऑप्शन को इसमें से सेलेक्ट करते हैं। टोफू यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि सोयाबीन दे रखा है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब देखिए इसमें सही नहीं जो है वो कौन सा है। तो अरहर की जो प्रमुख किस्में हैं उसमें शारदा का नाम आप देख रहे हैं। इसके अलावा शिलाजीत जो है ये सोयाबीन की प्रमुख किस्म है। जो फसलें होती हैं या उत्पादन होते हैं अलग अलग वनस्पतियों से, तो उनके हम किस्में अलग अलग देखते हैं और उनके नाम होते हैं। जैसे गेहूं की बहुत सारी किस्में होती हैं, अब सारे नामों को आपको दिमाग में रखना पड़ता है। तो वैसे ही सरसों की प्रमुख किस्म है वरुणा, और मूंगफली की प्रमुख किस्म है जूनागढ़। कभी कभी क्षेत्र के हिसाब से भी नाम रखा जाता है। अब ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। तो गलत कुछ भी नहीं है, जितना दिया है सब सही है। तो हम ई को चुन लेते हैं कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है। जो मूंगफली की ये प्रमुख किस्म है ना जूनागढ़, काफ़ी अच्छी होती है, इसके दाने बड़े मोटे मोटे होते हैं। बाकी आप शादरा देख रहे हैं वो अरहर की किस्म है। शिलाजीत आप सोयाबीन की किस्म से जोड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बोरॉन की वजह से नहीं होता है, बोरॉन के अभाव की वजह से नहीं होता है। तो आंवले के अंदर जो आंतरिक निक्रोसिन रोग होता है वो असल में बोरान की वजह से नहीं होता है। या जो हार्ट रॉट डिजीज़ है चुकंदर के अंदर होती है, यानी बीट रूट के अंदर होती है, वो असल में बोरान की वजह से नहीं होती है। या ब्लैक हार्ट रोग जो आलू का है, या फिर फूलगोभी भूरी पड़ने लगती है, उसमें ब्राउनिंग नाम का एक रोग लग जाता है, भूरापन आने लगता है, तो उसके पीछे बोरान उत्तरदायी नहीं होता है। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 8 और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये जो आलू का ब्लैक हार्ट रोग है ना, ये असल में ऑक्सीजन की कमी से होता है। ऑक्सीजन जब कम मिलती है भंडारण के समय तो आलू को ये रोग पकड़ लेता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देखें। ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा ये एक शब्द है, वैज्ञानिक शब्द है, और असल में ये एक फंगस का नाम है, यानी कवक का नाम है। अब ये बताइए कि ये कवक जो है ये कौन सा रोग फैलाता है इसकी वजह से। देखिए बहुत सारे कवक जो है वो फायदेमंद भी होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बड़े नुकसानदेह होते हैं। ज़्यादा प्रजाति इनकी जो है वो उसमें नुकसानदेह भी देखे जाते हैं। तो आप बताइए कि गन्ने में जो लाल विगलन होता है, यानी रेड रॉट डिजीज होती है शुगर केन के अंदर, वो इसकी वजह से होती है। या ब्लैक रस्ट लग जाता है वीट को, या फिर जो वार्ट रोग आलू में लगता है, पोटैटो में लगता है, वो इसकी वजह से होता है। या जो टिक्का डिजीज है वो हो जाती है ग्राउंड नट में। बताइए कौन सा इस कवक की वजह से होता है। और 9th क्वेश्चन करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा। मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है ना, ये आप देख रहे हैं, ये इस कवक की वजह से होता है, जिसका नाम है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। अच्छा नाम है। और इसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर। अब यहाँ से हम फिजिक्स में घुस गए हैं, बायोलॉजी को हमने पीछे छोड़ दिया। तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए इसमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम हैं। पहले वैज्ञानिक हैं एवेंजेलिस्टा टोरिसेली, दूसरे हैं एंटोनी लेवॉर्जिए, और विलियम स्टर्जन जो है ये तीसरे हैं। और आप देख रहे हैं ओटो ब्लैथी, अच्छे अच्छे नाम है। बताइए इसमें से किसने खोजा था। ये ट्रांसफार्मर के आविष्कार की बात हो रही है, और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा इसमें से। आप जानते हैं कि ये खोजने वाले ओटो ब्लैथी थे, इन्होंने ट्रांसफार्मर की खोज की थी। और बाकी लोग जो है उनका नाम भी हम जान लेते हैं कि किस संदर्भ में लिया जाता है। जैसे वायुदाब की खोजकर्ता, वायुदाब के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाले, वायुदाब को खोजना क्या है वो तो है ही है। तो कुल मिलाकर उसके बारे में बताने वाले ये इवेंजेलिस्टा थे। और कैलोरीमीटर का आविष्कार करने वाले ये एंटोनी थे, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में असल में बताने वाले स्टर्जन थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं, कौन सा विकल्प गलत है। तो जीवाणु में होने वाला रोग जो है वो क्षय रोग होता है। माफ कीजिएगा, जीवाणु से होने वाला जो रोग है वो क्षय रोग होता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस होता है। और वायरस से होने वाली जो डिजीज है वो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस के बहुत सारे प्रकार होते हैं। दाद जो होता है ना, जिसे आप रिंगवर्म कहते हैं, वो असल में कवक से होता है। और परजीवी से यानी पैरासाइट से होने वाला रोग है जियोर्डिएसिस। अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। अब ये 11वां प्रश्न आपसे पूछ तो रहा है, लेकिन इसमें आपको ई को चुनना पड़ेगा। ई को हमने इसलिए चुना क्योंकि जितना कुछ दिया है वो ठीक दिया है। ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये असल में बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये मत समझिएगा कि ये वायरस की वजह से होता है। और जितने भी वायरस जनित रोग हैं उनका इलाज करना तनिक मुश्किल होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। कहने का मतलब ये था ना कि 11वें में जितना दिया है सब सही है, तो इसीलिए हमने ई को चुना है। अच्छा 12वें को देखते हैं। बाजरा और बांस यानी मिलेट और बम्बू निम्नलिखित में से पौधे के किस कुल से संबंधित है। मतलब दोनों का परिवार एक ही है, ऐसा इसमें कहने की कोशिश की जा रही है। तो बताइए कौन सा है। ये लिलिएसी कुल के हैं यानी फैमिली के हैं, पाल्मिक फैमिली के हैं, ग्रेमिनेसी के हैं कि मुसैसी के। 12th क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। ये ग्रेमिनेसी कुल से बिलोंग करते हैं। लिलिएसी से लहसुन और प्याज का संबंध है, लहसुन प्याज जो है वो उस परिवार के सदस्य हैं। पाल्मी से आपका पाम ऑयल आप सुनते हैं, मतलब ताड़ का संबंध है। इसके अलावा सुपारी भी उसी कुल की है। ग्रेमिनेसी से आपने बाजरा और बांस को देखा। ये सुनकर यकीन नहीं होता है कि इस तरह की दो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो एक कुल की हैं, लेकिन इसमें ऐसा होता है। तो ग्रेमिनेसी को हमने चुन लिया। और मुसैसी कुल से कौन है, केला।
इसके बाद देखें आप 13th क्वेश्चन को, कौन सा विकल्प सही सुमेलित इसमें से है ये आपको चुनना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन को खोजने वाले जे थॉमसन थे, प्रोटॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे और अम्ल यानी एसिड के बारे में बताने वाले हॉफमैन थे। ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। तो देखें इसमें डी वाला जो दिया है एसिड वाला ना वो सही दिया है, बाकी जितना है सब उलट फेर करके दिया हुआ है, वो देखकर भी मालूम हो रहा है सिंपल चीजें हैं। मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने खोजा था, रदरफोर्ड ने थोड़े ही खोजा था। प्रोटॉन को खोजने वाले रदरफोर्ड थे, उसके बारे में बताने वाले, और न्यूट्रॉन के बारे में तो आप जानते हैं जेम्स चैडविक ने उसे खोजा था। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। फिजिकल क्वांटिटी यूनिट दोनों दी हुई है, मिलान किया है, गलत का आपको चयन करना है। तो विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है इसकी यूनिट होती है फैरड। फैरड एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबेल में नापते हैं। असल में मूल मात्रक होता है बेल, जो कि ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया है, और उसकी छोटी इकाई होती है डेसिबेल। जैसे डेसी, डेका, हेक्टो, ये सब हम यूनिट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ इसके साथ लगा हुआ है। कूलाम्ब में हम नापते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी वैद्युत प्रतिरोध, उसको हम ओम में नापते हैं, यानी उसके लिए हम ओम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बताइए गलत कौन सा है। तो 14वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें विद्युत धारा वाला जो दिया है ना वो गलत है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ना कि कूलाम्ब। कूलाम्ब किसका मात्रक होता है? ये आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। तो इसमें से आप देखें बाकी चीजें ठीक दी हुई हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि की गति 25 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ टेम्परेचर देता है, टेम्परेचर से भी प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उस पर ध्वनि की रफ्तार कहाँ पर ज़्यादा होगी। और हाँ, मीटर प्रति सेकंड में सब है, तो उससे नहीं फर्क पड़ता, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, एथेनॉल में ज़्यादा होगी कि मेथेनॉल में ज़्यादा होगी, यानी एथिल अल्कोहल में ज़्यादा होगी कि मेथिल अल्कोहल में ज़्यादा होगी, या फिर हवा में ज़्यादा होगी या फिर ऑक्सीजन में ज़्यादा होगी। यानी दो माध्यम जो है ना वो लिक्विड हैं, ध्यान से देखिएगा, और दो जो है वो गैस हैं। अब इसमें से आप बताइए। तो 15वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर ए होगा, एथेनॉल में ज़्यादा होगी। जो माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा उसमें ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा होगी। ये एक सामान्य फैक्ट है, मतलब कॉमन तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हर जगह नहीं होगा लेकिन फिर भी। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ठोस में ध्वनि जो है वो सबसे तेज रफ्तार में चलती है, क्योंकि वहाँ एकदम सघन माध्यम होता है। उसकी तुलना में द्रव जो है वो थोड़ा सा कम सघन होते हैं, और गैसें एकदम ही विरल होती है, तो गैसों में तो होने से रही, और इसमें से हम एथेनॉल को चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट का होता है। 2 वोल्ट ईएमएफ किसका होता है बताइए। ये डेनियल सेल का होता है, ड्राई सेल का होता है, लैग्रांजे का होता है कि लेड एक्यूमुलेटर का होता है। ये अलग अलग जो बैटरियां हैं उनके नाम दिए हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर ये जो 16वां है ना इसका हो जाएगा डी वाला। ये सीसा संचायक सेल होता है, इसका बड़ा अच्छा नाम है, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं लेड एक्यूमुलेटर सेल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और बाकी अगर आप देखें तो डेनियल सेल का होता है ना 1.08 वोल्ट, और सीसा संचायक का कितना होता है, इसका अकेले 2 वोल्ट का होता है, इसका सबसे ज़्यादा है इसमें। बाकी जितने हैं सब इससे कम है। 1.08 डेनियल का होता है, 1.5 यानी 1.5 होता है शुष्क सेल का, ड्राई सेल का। लैग्रांजे का भी 1.5 ही होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं, कौन सा विकल्प सही है। तो किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ती है, मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं किसी कंडक्टर का तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। दोनों में समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होता है। और कोई सेमी कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसकी भी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी, ऐसा दिया हुआ है। तीसरा वाला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि अगर विद्युत अपघट्य कोई है और उसका ताप आप बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसके टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं उसे, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है उसमें वृद्धि हो जाएगी। बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 17, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। दूसरा तीसरा तो ठीक है, लेकिन पहला वाला जो गलत इसमें दिया है ना वो गलत है। अब इसका मतलब क्या है, किसी चालक का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मतलब कोई भी कंडक्टर है जो कि अच्छे तरीके से ऊष्मा का या फिर विद्युत का संचालन कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसे गर्म कर दे रहे हैं, तो उसकी चालकता कम हो जाएगी। ठीक, तो इसमें से आपने देखा ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसको हम इसमें से बाहर कर दें तो बाकी सब जो है वो सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। हैलोजन लाइट के निर्माण में टंगस्टन और किस तत्व की मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक चीज दे दिया है आपको, इसमें बता दिया है कि टंगस्टन मिलाते हैं और कोई तत्व एक और मिलाया जाता है, तो कौन सा है बताइए। वो सोडियम मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं, फास्फोरस या फिर निकल। तो आप जानते हैं कि हैलोजन लाइट बनाने में टंगस्टन के साथ साथ हमें सोडियम का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसमें से आप सोडियम को चुन लीजिएगा जो कि ऊपर ही दिया है। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। 1887 की बात है, काफी पीछे की बात है।
प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को हालांकि बाद में बहुत कायदे से एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन शुरुआत में किसने खोजा था? शुरुआत में प्रकाश की किरणों के माध्यम से विद्युत का संचलन कैसे होता है, कण कैसे चलते हैं, उसके बारे में बताने वाले कौन थे? तो इसमें यूजीन गोल्डस्टीन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, फर्डिनेंड ब्राउन और हेनरिक हर्टज का नाम है। बताएं इसमें से किसका नाम हम चुनेंगे? तो डी को चुन लेंगे। रुडोल्फ हर्टज जो है ना, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना को खोजा था और बाद में इसी को एक्सप्लेन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसमें से हम चुनेंगे हेनरिक हर्टज को। 1887 की ये बात है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में ऑड जो ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना है, यानी विषम की तलाश करनी है। तो रेडियम, पोलोनियम, थोरियम और जर्कोनियम, मतलब रेडियो एक्टिविटी किसके अंदर नहीं है, असल में आपको वो खोजना है। तो बताइए, देखिए इसमें डी वाला जर्कोनियम जो है ना, ये गैर रेडियो एक्टिव तत्व है, इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। बाकी अगर आप देखें तो सभी जो है, थोरियम भी उसमें शामिल है, रेडियम भी है, बहुत सारे हैं, मतलब कुछ कृत्रिम बनाए जाते हैं, कुछ प्राकृतिक तौर पे होते हैं, लेकिन ये तीन तो है ही है। डी को बाहर कर देते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। कौन सी प्रकाशिक घटना के कारण, कौन सी ऑप्टिकल ऐसी घटना होती है, फिनोमिना होता है, जिसकी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन असल में वो टिमटिमा नहीं रहे होते हैं। ये कोई प्रकाश की घटना होती है। कौन सी होती है? स्कैटरिंग होती है, रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है कि डिफ्रैक्शन होती है? माने प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। इसमें से कौन सा प्रोसेस जिम्मेदार होता है, जरा बताइए। तो आप जानते हैं ये अपवर्तन की घटना होती है, यानी रिफ्रैक्शन होता है। और आप जानते हैं कि वायुमंडल की जो परतें हैं, मतलब गैसों का पूरा आवरण पृथ्वी के चारों ओर है, तो वायुमंडल की जो परतें हैं उनके बीच में गैसों का संचलन होता है, इसी वजह से वो झिलमिलाहट हमें दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 22। तो वायु के तापमान में, यहाँ 22वां क्वेश्चन देख रहे हैं, वायु के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की हम वृद्धि करते हैं तो वायु में ध्वनि की गति जो है वो कितनी बढ़ जाएगी? हम क्या कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो इससे ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी, ये बताइए। तो 22वां क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। 0.60 अप्रॉक्सीमेट, इतना जो है मीटर प्रति सेकंड में वृद्धि हो जाएगी। ये एक सामान्य आंकड़ा। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो संतरे के अंदर यानी ऑरेंज के अंदर होता है साइट्रिक एसिड, अंगूर के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, गूसबेरी यानी जो आंवला होता है उसके अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और पालक के अंदर होता है ऑक्जेलिक। अब बताइए कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत दिया है। तो प्रश्न संख्या 23 को हम ई वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। असल में जितना दिया है वो सही दिया है, इसमें हम गलत किसको ठहरा सकते हैं? ठीक है, तो सारी चीज़ें सही हैं, ये जानकारियां आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि स्थिर तापमान पर एक गैस की निश्चित मात्रा का दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसको अंग्रेजी में भी समझ लीजिए कि द प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं। तो अब ये बताइए कि ये वाक्य हमें किस नियम की याद दिलाता है? ये जो पूरा यहाँ कथन दिया है ना, ये कोई नियम है। कौन सा नियम है? तो ये बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, एवोगैड्रो का नियम है, कि डाल्टन का जो पार्शियल प्रेशर का सिद्धांत है वो इसमें दिया है। 24 करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 24 को पहले ध्यान से देखिएगा, इसका स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये बॉयल का नियम है। ये जो नियम आप देख रहे हैं ना, ये बॉयल का नियम है। इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। कौन से क्रोमेटोग्राफी का अनुप्रयोग है, क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? तो डाई में रंगों को अलग करना जो है वो इसका एप्लीकेशन है। प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट हम अलग करना चाहते हैं तो वो इसका एप्लीकेशन है। रक्त से नशीले ड्रग्स को हम अलग करना चाहते हैं तो वो इसका एप्लीकेशन है। क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है। 25 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। मतलब आप तीनों को चुन सकते हैं, ये तीनों ही इसमें इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये जो विद्या है ना वो तीनों में इस्तेमाल होती है, एप्लीकेशन के तौर पे हम तीनों को देख सकते हैं। कोई एक पूछा जा सकता है कि डाई में रंगों को पृथक करना है हमें, तो बताइए कि इसमें से कौन सी चीज़ का या कौन सी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे। और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से क्रोमेटोग्राफी भी एक होगा और वैसे आपको चुनना होगा। तो कुल मिलाकर हमने ए को चुना। और इसके बाद 26 को देखते हैं। 26वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी की परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होती है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होती है, लेकिन उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। सब कुछ अलग है लेकिन न्यूट्रॉन बराबर मात्रा में है, तो इनको क्या कहेंगे? इनको हम आइसोबार कहेंगे, आइसोटोन कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे कि आइसोटोप कहेंगे। माने समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है कि समस्थानिक है। तो सबकी परिभाषा अगर आप जानते हैं तो आराम से आप कर लेंगे। फिलहाल इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। ये आइसोटोन्स होते हैं, मतलब ये सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। सीधी बात है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो ये सम न्यूट्रॉनिक ही होंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। किस यौगिक में तीनों प्रकार के यानी वैद्युत सहसंयोजक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं? यानी इलेक्ट्रोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट बॉन्ड, ये तीनों एक साथ किस में पाए जाते हैं? ये अमोनियम ब्रोमाइड में पाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में पाए जाते हैं, ओजोन में होते हैं कि नाइट्रिक एसिड में होते हैं? 27 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये अमोनियम ब्रोमाइड के अंदर पाया जाता है। ये तीनों ही प्रकार के जो बॉन्ड है ना ये पाए जाते हैं।
और ऐसे यौगिक जिनके अंदर सहसंयोजक और उपसहसंयोजक दोनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, उसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड को रख सकते हैं, ओजोन को भी उसमें डाल सकते हैं, नाइट्रिक एसिड को भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा काम था तीनों को देखना, तो हमने अमोनियम ब्रोमाइड को चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीज, कौन से रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करके हम खिड़की के शीशे साफ करते हैं? वो मार्जक के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो अब बताइए, डिटर्जेंट के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो डी होना चाहिए। इसमें आप देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं और इससे खिड़की का शीशा बिल्कुल चमक जाता है। 29 को देखिए, जिप्सम को कितने केल्विन के टेम्परेचर पर हम गर्म करें तो ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बन जाता है, ठीक है, सेमी हाइड्रेट बन जाता है, और इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें आप हाफ देखते हैं 1/2, तो वही अर्ध कहा हुआ है। अब बताइए कितने टेम्परेचर पर गर्म करेंगे? केल्विन में टेम्परेचर दिया है ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो, तो 173 केल्विन है, 273 है, 573 है, 373 है, 29, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ये 373 केल्विन का टेम्परेचर होता है, मतलब कुल मिलाकर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की बात हो रही है सीधे सीधे। उस पर अगर आप गर्म करते हैं तो पानी के अणुओं को ये त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। कौन सा गलत है विकल्प बताइए। तो धावन सोडा जो है ये असल में, मतलब वाशिंग सोडा असल में जो है, धावन मतलब धोना, तो वाशिंग, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। ये रासायनिक तौर पे क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। और सूखी बर्फ जो है ना वो असल में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सूखी हुई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिलहाल कास्टिक पोटाश जो है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और चाइनीज व्हाइट जो हम लोग कहते हैं ना वो जिंक ऑक्साइड होता है। तो इसमें गलत कौन सा है वो देखकर साफ साफ मालूम हो रहा है, और आप किसको चुनेंगे? बी को चुनेंगे। ये जो ड्राई आइस होती है ये असल में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 का ये ठोस रूप होता है। यहाँ मोनोऑक्साइड दिया था, बाकी जितनी चीजें हैं वो ठीक। इसके बाद 31वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो सबसे बड़ी जो शिरा है वो असल में इंफीरियर वेना कोवा होती है, यानी जो लार्जेस्ट वेन है वो इंफीरियर वेना कोवा है। लार्जेस्ट नर्व जो है वो असल में शियाटिक होती है। सबसे बड़ी पेशी यानी मसल जो है वो असल में ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। और सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल जो है वो असल में मोनोसाइट होती है। सबका नाम दिया है जो सबसे बड़े हैं। बताइए इसमें गलत कौन सा है? तो 31 में आप डी को चुन लीजिए। ये जो रक्त कोशिका का दिया है ना यही गलत दिया है। मोनोसाइट ये सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका होती है, न कि लाल रक्त कोशिका। तो मोनोसाइट के मामले में आप सफेद को याद रखेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अब यहाँ से फिर से मोड चेंज हुआ, हम पॉलिटी में आ गए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत में सिविल सेवा कराने की मांग उठाई गई थी? अब देखें कि ये अधिवेशन की बात कर रहा है तो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हालांकि हिस्ट्री और पॉलिटी को हम अलग करके नहीं देख सकते, दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं जब आप एक्ट वगैरह की चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। बताइए इसमें से कौन सा अधिवेशन था और कौन सा सत्र था? सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी चुने जाएंगे वो भारत का प्रशासन संभालेंगे। तो इसकी मांग कब की गई थी? प्रश्न संख्या 32, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ये 9वां अधिवेशन था जो कि लाहौर में हुआ था। 9th सेशन कब हुआ था? ये 1893 की बात है, 1893 की बात है। उस समय ये होता है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। माउंटबेटन योजना जो कि भारत के विभाजन के लिए चलाई गई थी, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पास किया गया, ऐसा इसके बारे में इसमें डाटा दिया है। और 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया। 15 अगस्त 1947 को देश 2 डोमिनियंस में डिवाइड हो गया, मतलब भारत और पाकिस्तान 2 संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित हो गया। अब ये बताइए कि ये माउंटबेटन प्लान के बारे में 3 अलग अलग सूचनाएं हैं। गलत कौन सा है इसमें से बताना है आपको। और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ई होगा। कुछ भी गलत नहीं है, जितनी जानकारियां हैं सभी परफेक्ट हैं। अब इसमें आपको एक एक सूचना याद रखनी पड़ेगी। कब स्वीकार किया गया, कब इसको पेश किया गया, और कब ये पूरी तरह से पास हुआ। तो कब हुआ वो तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों जैसे 18 जुलाई वाला और 4 जुलाई वाला याद रखना है। तो इसमें से हम ई को चुनते हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, यानी 34वें को। विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से किसने बहुत ही साफ साफ कहा था कि मैं विभाजन के विरुद्ध हूँ, और मतलब पहले भी रहा हूँ और अभी भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। कुल मिलाकर वो एकदम से विभाजन के खिलाफ थे। ये कथन किसका था? वल्लभ भाई पटेल का था, दादा भाई नौरोजी का था, गांधी जी का था, या फिर नेहरू जी का था? तो आप जानते हैं कि ये जो कथन है इसमें बाकी सभी लोग सहमत हो जाते हैं। गांधी जी भी बहुत लंबे समय तक नहीं तैयार रहते हैं, लेकिन अंत में वो भी तैयार होते हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई दंगे रोकने और सांप्रदायिक हिंसा जो चारों तरफ फैली हुई है, शांति फैली है, उसको स्थिर करने का यही एकमात्र रास्ता है, नहीं तो आज़ादी फिर से हाथ से फिसल जाएगी। तो वो भी अंत में मन मार कर तैयार हो जाते हैं। लेकिन अंत तक इसका विरोध करने वाले कौन थे? ये अबुल कलाम आज़ाद थे। हालांकि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे, तो ये प्रश्न उतना भी तुक वाला नहीं है। लेकिन इसमें से हम ई को चुनते हैं क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद का यहाँ पे नाम नहीं दिया है। इसके बाद 35 को देखते हैं। माउंटबेटन ने निम्नलिखित में से किसे 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी? 1 मैन बाउंड्री फोर्स।
वल्लभ भाई पटेल को कहा था, सुभाष चंद्र बोस को कहा था, गांधी जी को कहा था या अंबेडकर जी को कहा था? 35 करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, महात्मा गांधी को इन्होंने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो यहाँ हमने देखा। और प्रश्न संख्या 36 को देख लेते हैं जरा। इसमें कहा जा रहा है कि 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह कहाँ से शुरू किया गया? मद्रास से, कलकत्ता से, बंबई से कि ओडिशा से? अब इसमें आपको आराम से बताना है। तो आप जानते हैं कि ये जो शाही नौसेना वाला विद्रोह है ये 18 फरवरी 1946 से लेकर 23 फरवरी 1946 तक अनवरत चलता रहा। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? सी वाले ऑप्शन को चुनेंगे। ये बंबई में हुआ था। जो HMIS तलवार है उसके करीब 11,000 नाविक ये नस्ल भेदी भेदभाव और खराब भोजन को लेकर हड़ताल करते हैं, बाद में गिरफ्तारियां होती हैं, तो ये बगावत शुरू होती है। तो बॉम्बे से शुरू होती है। इसके बाद 37 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि कौन सा समाचार पत्र वैंकूवर से प्रकाशित किया गया? तो ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था या वंदे मातरम था या तलवार था या फ्री हिंदुस्तान था? यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे समाचार पत्रों के नाम दिए हैं। वैंकूवर से निकलने वाला कौन सा था? 37 और करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर था और वैंकूवर से ये तारकनाथ दास के द्वारा निकाला जाता है। इसमें जो सौजन्यकर्ता संपादक हैं तारकनाथ दास है, याद रखिएगा। बाकी तलवार जो है वो बर्लिन से निकलता है और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय इसके अध्यक्षता करते हैं, इसके एडिटर होते हैं। वंदे मातरम को आप जानते ही हैं, ये वंदे मातरम है, ध्यान दीजिएगा, वो नहीं है, ब है। थोड़ा सा अगर शब्दों का हेरफेर होगा ना तो चीज़ें बदल जाएंगी। तो वंदे मातरम जो है ये पेरिस से निकलता है, मैडम बीका जी कामा इसको निकालती हैं। और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तो आप जानते ही हैं, लंदन से श्याम जी कृष्ण वर्मा के सौजन्य से। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक है अबुल कलाम आज़ाद की। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये नेहरू जी की किताब है, मतलब उन्होंने लिखा है और जेल में बैठ के लिखा है, काफ़ी अच्छी किताब है। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। और अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय की रचना है। बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? 38 ई वाले ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि जितनी जानकारियां यहाँ पर दी हुई हैं सब कुछ सही दी है, कुछ भी गलत नहीं है। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 1921-22 का ये दौर था। पासी और अहीर जातियों के सदस्यों के द्वारा, मतलब पासी और यादव ये दो अलग अलग जातियां हैं हिंदू धर्म में, तो इन सदस्यों के द्वारा एका आंदोलन शुरू किया गया था। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अगर कोई आंदोलन खास जाति के द्वारा चलाया गया और उसने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया तो उसकी चर्चा करना बनता है। और आप देखें कि मुजफ्फरपुर, बाराबंकी और पूर्वी चंपारण जो है ये इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश भी, ठीक है, ये राज्य जो है ये प्रभावित थे इससे। और बाराबंकी का मतलब ये है कि यूपी में हम आ गए हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि ये लगान में वृद्धि के खिलाफ शुरू किया गया था, इसकी वजह मालूम होनी चाहिए। तो अब बताइए सही कौन सा है? यहाँ पर बात हो रही है एका आंदोलन की और उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 39 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। मतलब ये है कि पहला तीसरा तो ठीक है, पहला सही है और तीसरा सही है, लेकिन यहाँ जो क्षेत्रों के नाम दिए हैं ना उसी में गड़बड़ झाला है। तो डी को पहले चुन लेते हैं। अच्छा, अब इसमें समस्या क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य का जो हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर है वहाँ पर इसको चलाया गया था। इसमें मुजफ्फरपुर और चंपारण कहाँ से घुस गए? तो इसको हम इसमें से बाहर कर देते हैं। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। इसमें पूछा गया सीधे सीधे कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम ये कब पारित किया गया? समय सिर्फ आपको बताना है। तो समय इसका 1875 का था, जो कि इसमें दिया ही नहीं है, तो हम किसको चुनेंगे? लेकिन यहाँ पर दक्कन उपद्रव की डेट तो नहीं पूछ रहा है, माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा पढ़ने में और बताने में मिस्टेक हुआ है। देखिए, दक्कन उपद्रव जो हुआ था ये किसानों का उपद्रव था, काफी प्रबल विद्रोह था, तो वो तो होता है 1875 में, लेकिन उससे संबंधित ये अधिनियम सरकार को विवश होना पड़ता है, मतलब इतना उग्र आंदोलन रहता है, शांत होने का नाम ही नहीं लेता है। तो सरकार विवश होकर ये अधिनियम ले आती है, जो कि राहत अधिनियम के नाम से आता है 1879 में। तो इसमें डेट दी हुई है ये वाली, तो हम ई को नहीं चुनेंगे, हम ए को चुनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। जनरल ह्यूग व्हीलर ये अंग्रेज अधिकारी का नाम है। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन से शहर में ये विद्रोह का दमन करने के लिए गए थे? कानपुर में गए थे, लखनऊ में गए थे, बरेली में गए थे कि पटना में गए थे? तो इनको भेजा गया था कमांडिंग ऑफिसर के तौर पे कानपुर में, कानपुर विद्रोह का दमन करने के लिए ये गए थे। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? यहाँ स्पेलिंग काफी अच्छी है, फिलहाल आप ए को चुनेंगे। इसके बाद 42 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नाम दिया है और रिलेशन दिया है। तो अल्बर्ट मेयर जो है ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश सरकार जो है ये ग्रो मोर फूड कैंपेन चला रही थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये काम था कि ज़्यादा भोजन उपजाइए, ये अभियान चलाया जाए। इसके साथ साथ मदर टेरेसा का सेवाग्राम प्रोजेक्ट चल रहा था और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। तो अब ये बताइए, नीले जल की नीति कहा जाता है, कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? 42 को आप देख रहे हैं, सी वाला ऑप्शन इसमें से आप चुन लीजिए। सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है ना वो मदर टेरेसा का कैसे हो जाएगा? ये तो मिशनरी से जुड़ी हुई थी, ये महात्मा गांधी का प्रोजेक्ट था सेवाग्राम प्रोजेक्ट। ठीक, तो इसे हमने देखा। इसके बाद 43 को देखते हैं। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब में या कौन से नवाबों में से किसने सबसे लंबे समय तक शासन किया? मतलब अवध में जितने भी नवाब हुए हैं उसमें से सबसे लंबा रूल, सबसे लंबा टेन्योर किसका था? ये नसरुद्दीन हैदर का था, मोहम्मद अली शाह का था, अमजद अली शाह का था या वाजिद अली शाह का था, जो कि अंतिम थे?
तो इसमें आप देखकर बताएं, और इसका जो सही जवाब है वो नासिरुद्दीन हैदर हो जाएगा। वाजिद अली शाह के समय में तो कुशासन का आरोप लगा के इसको डलहौजी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। फिलहाल इसका ए वाला आंसर है। 44 को देखते हैं। 44 में पूछा जा रहा है कि किसने 1889 में अहमदिया आंदोलन को शुरू किया था। ये मिर्जा गुलाम अहमद थे, मोहम्मद अली थे, मिर्जा मंसूर अहमद थे, शिबली नोमानी थे। इसमें से आप किसका नाम चुनेंगे? और 44 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसमें आप चुनेंगे मिर्जा गुलाम अहमद को, इन्हीं के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक। और 45 को देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1878 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ये तुंगुतुमी प्रकाशम थे, या वीरेशलिंगम पंतलू थे, या ज्योतिबा फुले थे, या फिर आप देखें राजा राममोहन राय का भी नाम दिया है। 45 करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। ये असल में वीरेशलिंगम पंतलू का काम था। और ये समय कौन सा था? 1878 का था। तो कभी कभी आपसे तारीखें भी पूछ ली जाएंगी। इसके बाद 46 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बाम बोधिनी पत्रिका, बामा बोधिनी नहीं है, बाम बोधिनी है। तो बाम बोधिनी पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी। इसका संपादन किसके द्वारा किया गया? और समय दे रखा है, तो समय भी आपके काम का है, 1863। बताइए इसमें से कौन से व्यक्ति थे? 46 करेक्ट आंसर इसका ए होगा। ये उमेश चंद्र दत्त के द्वारा 1963 में निकाली जाती है। और यहाँ पर आप चुनेंगे ए वाले ऑप्शन को। प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो रसड़ा एक जगह है जो कि कोलकाता में है, वहाँ पे पहली जूट मिल शुरू की गई थी। और भारत में पहली बार इस्पात का उत्पादन होता है। बम्बई में पहली कपड़ा मिल का प्रारंभ होता है। तो ये सारी तारीखें, समय आपको पता होना चाहिए, तब आप अरेंज कर पाएंगे। और इसमें से जो बी वाला अरेंजमेंट है, क्रम है, वो सही है। तीसरा, पहला, दूसरा। कोलकाता की जो पहली जूट मिल शुरू की जाती है वो 1855 की है। ठीक है। और पहली बार इस्पात का उत्पादन होता है 74 में। और आप देखें कि 1854 में होती है कपड़ा मिल शुरू। तो यहाँ पे 54, अब इसी हिसाब से आप अरेंज करेंगे, यहाँ 55, 74, 54 को। तो इसका जो अरेंजमेंट है बी वाला, वो सही है। इसके बाद 48 को देखते हैं। कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे बैरकपुर विद्रोह है, बहरामपुर विद्रोह है, वेल्लोर विद्रोह है। इसमें से जो क्रम है वो कौन सा सही होगा? बताइए। तो 48 को आपने देखा, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा बी वाला। तीसरा, पहला, दूसरा, इसमें भी जो अरेंजमेंट है उसी को चुन लेते हैं। वही जो पुराना क्रम है वही यहाँ भी हमने चुन लिया। बैरकपुर विद्रोह कब होता है? नवंबर 1824 में होता है। और फरवरी 1857 में बहरामपुर वाला विद्रोह होता है। असल में बरहामपुर है। और वेल्लोर वाला तो आप जानते हैं कि 1806 का है, यानी काफ़ी पीछे का है। तो उसी क्रम में अरेंज करेंगे। इसके बाद 49 को देखेंगे। सल्तनत का जो समय था, दिल्ली सल्तनत, उसके समय में शाही पत्राचार का प्रभारी कौन हुआ करता था? ये डिपार्टमेंट पूछे जा सकते हैं। तो दीवाने इंशा होता था, दीवाने रसालत होता था, या दीवाने कज़ा होता था, या सदरू सुदूर होता था। तो 49 को आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये दीवाने इंशा होता था। बाकी दीवाने रिसालत जो है ना, वो विदेश मंत्री होता था। और न्यायिक विभाग का हेड होता था, उसको दीवाने कज़ा कहा जाता था, न्याय करने का काम काजी का। और धर्म विभाग का जो हेड होता था उसको सदरू सुदूर कहा जाता था। इसके बाद 50 यानी 50वां अर्धशतक हमने लगाया। तो एक महत्वपूर्ण प्रथा है जिसका नाम है मिरासी। कौन से राज्य से संबंधित है जरा बताइए? राज्य का नाम दिया है। तो 50वां प्रश्न, और इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य से ये जुड़ी हुई है। ठीक है। ये प्रथा जो है ना, ये किसानों की महत्वपूर्ण प्रथा है, और इसमें तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है। 51 को देखें। जबलपुर निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी हुआ करती थी? गढ़वालों की थी, चौहानों की थी, कलचुरियों की थी, कि परमारों की थी? तो आप समझ रहे हैं जबलपुर किसकी राजधानी होगी? कलचुरियों की होगी इसमें से। तो कलचुरी राजवंश को आप चुन लीजिए। बाकी अगर आप देखें तो कन्नौज के थे गढ़वाल, अजमेर के थे चौहान, और मालवा के थे परमार। 52, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ये 2-2 साल के अंतराल पे आमतौर पे प्रकाशित होती है। तो इसके हिसाब से मध्यम सघन वनों में कितने वर्ग किलोमीटर की गिरावट दर्ज की गई? वनों की तादाद लगातार कमी हो रही है, उसमें कितना भी आप प्रयास कर लें, लेकिन अंत में वो घटते ही जा रहे हैं। तो कितनी कमी आई है बताइए? 52। और इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। ये 1582, ध्यान से देखिएगा, इतना बड़ा जो वर्ग किलोमीटर का दायरा है वो कम हो गया है। तो बड़ी मात्रा कम हुई है। इसके बाद 53 को देखते हैं। यहाँ भी पूछा गया कि हाल के अपडेट के हिसाब से बताइए कि क्षेत्रफल के लिहाज से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वनावरण है। क्या ये बात ठीक है? मतलब सही जो है उसको चुनना है आपको। और क्षेत्रफल के लिहाज से अरुणाचल प्रदेश में देश का दूसरा सबसे बड़ा वनावरण है। सबसे बड़ा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और दूसरा सबसे बड़ा है अरुणाचल में। तीसरा सबसे बड़ा जो है वो ओडिशा में है, क्षेत्रफल के लिहाज से, प्रतिशत के लिहाज से नहीं। अब ये बताइए सही कौन सा है? तो 53 को आप देख रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी को हमने इसलिए चुना क्योंकि पहला दूसरा तो ठीक है, लेकिन तीसरा वाला गड़बड़ है। तीसरे के मामले में आप छत्तीसगढ़ को रखिए, जो कि मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा वनावरण वहाँ पे है, न कि ओडिशा में। इसके बाद 54 को देखते हैं। यहाँ देखें कौन सा गलत है पूछ रहा है। तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को ही आधार बनाइएगा। 1,69,521 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वन क्षेत्र है। मतलब इतना माप है इसका, क्षेत्रफल है। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वन क्षेत्र इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 64.66% है, यानी बहुत बड़ा हिस्सा है।
और वर्तमान आकलन के हिसाब से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 1020 वर्ग किलोमीटर की सीमा तक वनावरण में कमी देखी गई है। समस्या यही है कि वनावरण है तो सघन, लेकिन इसमें तेजी से गिरावट आ रही है, जो कि भविष्य में बहुत चिंताजनक हो सकती है, अभी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 54 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें क्या हो जाएगा, ई वाला आप चुन लीजिए, क्योंकि हमें चुनना था गलत और गलत इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम इसीलिए ई वाले विकल्प को चुनते हैं जिसमें कहा जाता है कि कोई भी गलत नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 आपसे कृषि डाटा के बारे में कह रहा है, मतलब नवीनतम जो कृषि डाटा है वो दे रखा है 2022 का। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है और गुजरात जो है ये दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है भारत में। तेलंगाना तीसरे नंबर पे है और भारत दुनिया में सबसे बड़ा कपास बीज का उत्पादक है तीसरे नंबर पे, यानी थर्ड पोजीशन उसकी है इस मामले में। अब ये बताइए कि ये कपास के बारे में इतना सारा अच्छा डाटा दिया है, सही कौन सा नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है, बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। और इसमें से भी अगर आप देखें तो बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो भारत के संदर्भ में कहा है वो गड़बड़ है। भारत इसमें तीसरे स्थान पे नहीं है, दूसरे स्थान पे है। यहाँ पर तीसरे स्थान पे हमें पहुँचा दिया जबकि हम सेकंड पोजीशन में हैं। सबसे बड़ा है चीन, उसके बाद है हम और उसके बाद है यूएसए, तीसरे पोजीशन पे अमेरिका है। तो हमने डी को चुना, बाकी सही है। इसके बाद 56 को देखते हैं। नवीनतम जो कृषि आंकड़े हैं 2022 के, उसके हिसाब से हम देखें कि कौन से राज्य में नारियल की उच्चतम उत्पादकता है, सबसे ज़्यादा जो हाई प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में है कि केरल में है, या तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी दिया है। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सर्वाधिक उत्पादकता, यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि ओवरऑल कितना मात्रा है, यहाँ सर्वाधिक उत्पादकता की बात हो रही है, तो वो चीज़ महाराष्ट्र में देखी गई। ये बड़ी बात है। वैसे आमतौर पे लोग गेस करेंगे तो केरल लगा के आएंगे, लेकिन असल में ये महाराष्ट्र है। और उसके बाद आप 57 को देखें तो जल जीवन हरियाली मिशन की बात हो रही है, अभियान की बात हो रही है। उसके तहत बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में हाल ही में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए गए? ये कितने सरकारी विद्यालय हैं जरा बताइए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले? तो 1890 है। इसमें आप संख्या अच्छे से रट लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब समस्या ये है कि 1890 इसमें दिया नहीं है तो आप ई को चुनेंगे, लेकिन ये संख्या आपको मालूम होनी चाहिए, 1890। इसके बाद प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। आईआईटी पटना ने अभी हाल फिलहाल में एक एकीकृत दोहरी डुअल डिग्री कार्यक्रम के लिए, मतलब जो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कार्यक्रम होता है उसके लिए राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ का है उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, तो बताइए किसके साथ ये MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसमें से 58 को अगर आप देखें तो इसका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा, मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA की डिग्री आप BTech के साथ प्राप्त कर सकते हैं अगर ये समझौता क्रियान्वित होता है तो, और क्रियान्वित होगा। और इसके लिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई है उसके साथ ये MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो हम बी को चुनते हैं, मुंबई को। यहाँ खाली स्थान पे आपको मुंबई भरना था। 59 को देखते हैं। बिहार राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में स्वीकृत नई फिल्म निर्माण नीति के हिसाब से अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 25%, 50%, 60 या 75 कितने प्रतिशत शूटिंग बिहार में करता है तो उसे लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। होता यह है कि भोजपुरी फिल्म का उस पर टैग रहता है और सारे हीरो विदेश में जाकर नाचते गाते हैं, ये दिक्कत होती है। तो अपनी जो मिट्टी है उसकी पहचान मिलती ही नहीं है, सिर्फ नाम का भोजपुरी रहता है, बाकी उसमें विदेशी रंग चढ़ा रहता है। तो अब ये बताइए कि कितने % शूटिंग जो है वो राज्य में करनी पड़ेगी तो सब्सिडी मिलेगी? 59। और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, 75%, यानी मैक्सिमम जो शूटिंग है ना वो बिहार में ही करनी पड़ेगी, तब आपको जाकर सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद 60वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बिहार राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में भूकंप को रोकने के लिए बिहार के कितने जिलों में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया गया है? तो ये भूकंप क्लिनिक जो है ये कितने जिलों में खुलेंगे? अब इसमें से तो कुछ भी चुनते नहीं बनता, तो हम ई को चुन लेते हैं। असल में 3 जिलों में इसे खोलने की बात हो रही है, तो कुल मिलाकर राज्य के प्रत्येक जिले में इसे खोला जाएगा, क्योंकि भूकंप से चेतावनी देना तो हर जिले के लिए आवश्यक है। तो ये आगे की योजना है कि प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया गया है, लेकिन 3 जिलों में ये पहले ही खोला जा चुका है। तो 3 जिले कौन कौन से हैं? पटना है, मुजफ्फरपुर है और भागलपुर है। तो इसमें से कोई भी उत्तर सटीक नहीं था, इसीलिए हमने ई को चुना है। और 61 को देखते हैं। NTPC का जो 48वां स्थापना दिवस है, मतलब उसका समारोह आयोजित हुआ था, तो उसमें स्वर्ण शक्ति पुरस्कार कार्यक्रम के तहत बिहार के कौन से जिले के NTPC कहलगांव को हाल फिलहाल में सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट काम करने के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है जिला कौन सा है, रोहतास है, सहरसा है, भागलपुर है या फिर मुंगेर। तो आप जानते हैं कि ये भागलपुर था, भागलपुर को ही सम्मानित किया गया, प्रतिष्ठित ये स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी है उससे, तो भागलपुर को आप चुन लीजिए। और आगे चलिए 62 को देखिए। बिहार राज्य सरकार ने हाल ही में लगभग 5 जिलों में फाइलेरिया विरोधी अभियान को शुरू किया है। कौन सा जिला इस अभियान के तहत शामिल नहीं है? नवादा, समस्तीपुर, रोहतास, लखीसराय। और 62 का जो राइट आंसर है वो इसमें ई हो जाएगा। हम ई को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि असल में ये 5 जिलों में चलाया जाएगा। एंटी फाइलेरिया अभियान की बात हो रही है, तो इसमें नवादा भी है, समस्तीपुर भी है, रोहतास भी है, लखीसराय भी है और नालंदा भी है। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद 63 को देखते हैं। 63वां जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना,
इसके तहत हायरिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है वो राज्य का नाम आपको बताना है। नीचे विकल्प दिए हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें कौन सा होगा? ई वाला इसमें भी हो जाएगा क्योंकि बिहार का नाम दिया ही नहीं है और ये योजना हम बिहार के ही संदर्भ में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बिहार का जो सहकारिता विभाग है उसके सौजन्य से है और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके किसान जो है वो अपने मोबाइल से पूरा जो कृषि उपकरण है उसको बुक करा सकते हैं। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। बिहार की प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री और कवित्री, इनका नाम है प्रोफेसर सुधा सिन्हा। इनको हाल में किस जिले के चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान की ओर से दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया है? ये कौन सा जिला है बिहार का, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 64 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका ए होगा। ये पटना है, पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी। और आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि ये कौन सी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम है अवध बिहारी चौधरी, जिन्हें कि हाल फिलहाल में सर्वसम्मति से यानी सबकी मर्जी से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। इनकी पार्टी, इनका दल आपको बताना है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, इनका नाम है अवध बिहारी चौधरी और ये 17वें अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं और प्रश्न संख्या 66 की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि कौन से राज्य के प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम है नील पवन बरुआ, उन्हें ध्वनि कोबी के नाम से जाना जाता है और उनका हाल फिलहाल में देहावसान हो गया, तो वो चर्चा में है। बताइए राज्य कौन सा है? ध्वनि कोबी उन्हें कहा जाता है। अब इसमें 66 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये असम के हैं, ठीक है, ये असम के रहने वाले हैं, इन्हें ध्वनि कोबी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे राज का मिक्स अगर आप पढ़ते हो, कभी पढ़ी हो जिंदगी में अपने बचपन में, तो उसमें कोबी एक कैरेक्टर है जो कि आधा भेड़िया और आधा इंसान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप के 5 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ये लियोनेल मेसी है, नेमार है, रॉबर्ट लेवेंडस्की है या फिर सेडियो माने है? तो 67 को अगर देखें तो करेक्ट आंसर इसका ई हो जाएगा। इसमें से हम किसी को भी नहीं चुन सकते। यहाँ पूछा जा रहा है कि 5 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। रोनाल्डो का इसमें नाम ही नहीं दिया है, मेसी का दे दिया है, रोनाल्डो का नहीं दिया है। उनकी इतनी यहाँ पे इतनी बेइज्जती, तो हम इसमें से किसी को भी चुनेंगे नहीं, ई को चुनेंगे। और देखें ये 5 अलग अलग संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले, और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, मतलब पुर्तगाल के कप्तान हैं। तो इसमें से हमने ई को चुना है, ठीक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप याद रखेंगे। 68 को देखते हैं। भारत सरकार के कौन से विभाग या मंत्रालय ने हाल फिलहाल में राष्ट्रीय सदस्यता मंच पर पंजीकरण के लिए स्टार्टअप इंडिया नाम का माफ कीजिएगा स्टार्टअप इंडिया का मार्ग पोर्टल लॉन्च किया? ये जो मार्ग पोर्टल है ये स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत लॉन्च किया गया है, लेकिन इसका जो विभाग या मंत्रालय है वो आपको बताना पड़ेगा। तो 68 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। तो हमने ए को चुना। प्रश्न संख्या 69। इस राज्य की वन्य जीव विज्ञानी जिनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा वर्ष 2022 के लिए 5 पृथ्वी के चैंपियंस में से एक चुना गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ का जो अवार्ड होता है उसमें से इन्हें चुना गया है। तो ये कौन से राज्य की रहने वाली? 69 और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है उसके लिए इन्हें चुना गया है और ये असम की रहने वाली, मतलब असम की ये जीव विज्ञानी है। तो इसमें से हमने बी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये कौन है भाई अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर? वैसे पहले तो ब्रांड का नाम ही काफी अच्छा है, तो इसमें उल्टा भी पूछा जा सकता है, मतलब ब्रांड एम्बेसडर का नाम देकर पूछा जाए कि कौन से ब्रांड को ये प्रचार करेंगे उसका। तो ये जो 70वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम ई को चुन लेते हैं। असल में सूर्य कुमार यादव जो कि भारत के क्रिकेटर हैं, उन्हें ये ग्रूमिंग ब्रांड जो है इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका नाम याद रखिएगा। इसके बाद 71 को देखते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2023 में, यानी जो नया नवेला हमारा वर्ष है, भारत की आर्थिक विकास दर 5.9% रहने का अंदाजा लगाया है? ये अंदाजा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित अर्थशास्त्रियों के नाम है, अब इसमें देखकर बताइए। तो 71 जो आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। अमेरिका की निवेश बैंकिंग कंपनी है जिसका नाम है गोल्डमैन सैक्स, और ये हाल फिलहाल में भारत की आर्थिक विकास दर को नाप रही थी, और इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। अपना देखने से पहले ये लोग दूसरे का देखते हैं। 72 को देखते हैं। भाई इसमें देश दिया है और बॉक्साइट का उत्पादन दिया है, मतलब बॉक्साइट के उत्पादन में, जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, उसके उत्पादन में उस देश का कौन सा पोजीशन है। तो ये बताइए कि ये जो मिनरल डाटा यहाँ पर दे रखा है सही कौन सा नहीं है इसमें से, यानी गलत की तलाश आपको करनी है। तो ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है बॉक्साइट के उत्पादन में, गिनी का दूसरा स्थान है, भारत का 5वां स्थान है और चीन का 3रा स्थान है। कौन सा गलत है? 72 आपने देखा और करेक्ट आंसर इसका ई होगा, क्योंकि जितनी चीज़ें दी हैं वो सही है। तो इसमें आपको ये रैंक याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये सभी जो रैंक है ना ये आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल हमारा ई वाला आंसर है। प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि वर्ष 2022 यानी हालिया अपडेट जो है उसके हिसाब से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा ग्रेफाइट का उत्पादक राज्य है? प्राकृतिक ग्रेफाइट जो कि कार्बन का ही एक अपरूप होता है। तो बताएं कि ये राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, झारखंड है, केरल है या फिर अरुणाचल है?
राइट आंसर इसका ए होगा। जो खनिज डाटा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ओडिशा पहले स्थान पे है, ठीक है, ओडिशा पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पर है हमारा झारखंड और तीसरे नंबर पर है केरल। इस तरीके से आपको देखना है। इसके बाद 74 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 उसके लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन में दूसरे अग्रिम अनुमान के हिसाब से निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि नहीं दर्ज की गई है। जिसमें दर्ज की गई है वो आपको अलग कर देना है, जो नहीं दर्ज किया गया है वो चुनना है। अब ये बताइए कि मक्के में नहीं दर्ज की गई है, या दालों में नहीं दर्ज की गई है, या तुअर दाल मतलब दाल में से अरहर की दाल को अलग कर दिया है, उसको भी दिखा दिया है, और ग्रैम यानी चने में नहीं दर्ज की गई। तो बताएं 74। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें होगा सी वाला, ठीक है। तुअर दाल में नहीं दर्ज की गई है। ये जो अरहर की दाल है इसको नीलगाय बहुत तेज खाती है, तो इसमें वैसे रिकॉर्ड वृद्धि नहीं दर्ज की गई है, 4 मिलियन टन के आसपास है, बाकी में जो है वो रिकॉर्ड है। इसके बाद 75 को देखते हैं। 75 में आप देखें कौन सा सही है, बताना है आपको ऊर्जा डाटा यानी एनर्जी का जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से। तो चीन जो है वो दुनिया में बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिजली सबसे ज़्यादा यही बनाता है। और अमेरिका जो है वो दूसरे नंबर पर इस मामले में है, और भारत जो है तीसरे नंबर पर है, यानी 1 2 3 दिया है। अब ये बताइए कि बिजली उत्पादन वाला ये जो डाटा है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर सही की तलाश आपको करनी है। 75 आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो ए होगा। पहला दूसरा तीसरा सब सही है, यानी यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो परफेक्ट हैं। हाँ, हम लोग तीसरे स्थान पे हैं, ठीक, तो ए को चुना। इसके बाद 76 को देखते हैं। यहाँ देखें संपूर्ण भारत में स्थापित कुल ताप विद्युत उत्पादन की क्षमता के लिहाज से ऊर्जा सांख्यिकी डेटा जारी किया जाता है। अब ये जो ऊर्जा सांख्यिकी डेटा है यानी एनर्जी स्टैटिस्टिक डाटा है 2022 का, इसके हिसाब से ये बताइए कि कौन सा स्रोत न्यूनतम ताप विद्युत का उत्पादन करता है। सोर्स ऐसा आपको चुनना है जो कि मिनिमम इसे प्रोड्यूस करता है। तो कोयला ऐसा करता है, गैस से होता है, लिग्नाइट से होता है, डीजल से होता है, सबसे कम वाला आपको चुनना है। और 76 को आपने देखा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। ये डीजल है जो कि सबसे कम ताप विद्युत का उत्पादन करता है। कोयला इसमें इस मामले में देखा जाए तो सबसे पहले स्थान पे है, उसके बाद गैस का नंबर आता है, फिर लिग्नाइट है और सबसे पीछे है डीजल। 77 को देखिए। बिहार का सेंसस 2011 बहुत पुराना हो गया है लेकिन फिर भी अभी चल रहा है। तो उसके हिसाब से कौन सा जिला बिहार के शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में नहीं आता है। देखिए अब सेंसस इतनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, अब तक तो नई आ गई होती लेकिन आई नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो इससे प्रश्न बनते हैं वो सीधे तो नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछे गए तो बहुत ट्विस्ट करके दिए जाएंगे ताकि आपको मुश्किल हो। तो अब इसमें आप बताइए ये अधिक आबादी वाले जो टॉप 3 हैं उनमें नहीं आने वाला आपको चुनना है। तो पटना है, पूर्वी चंपारण है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है। और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। मधुबनी को आप इससे बाहर कर दीजिए, बाकी जो है वो टॉप 3 में है, यानी पटना पहले नंबर पर है, उसके बाद ईस्ट चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है। मधुबनी का जो है इसमें 4th रैंक है। 3 को अगर आप चुनेंगे तो मधुबनी उसमें से बाहर हो जाएगा और 5वें स्थान पर है गया। इसके बाद 78 को आप देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के सेंसस के हिसाब से किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। वैसे तो ओवरऑल बिहार का ही जनसंख्या घनत्व जो है वो रिकॉर्ड तोड़ है। अब यहाँ पे सबसे कम का कहाँ है, मतलब कम वाला कहाँ पे है, तो जमुई में है, बांका में है, कैमूर में है, या वेस्ट चंपारण में है, इसमें आप देखकर बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखें आप, कैमूर में सबसे कम है। वैसे अगर देखें तो कैमूर में सबसे कम है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जमुई में है, थोड़ा सा और ज़्यादा बांका में है, थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, और इन सबसे ज़्यादा है रोहतास में। तो ये हमने देखा। इसके बाद 79 को देख लेते हैं भाई। इसमें देखिए बिहार का ही सेंसस है, सेंसस से संबंधित डाटा दिया हुआ है। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि यही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सेंसस से अगर प्रश्न आएगा, जनसंख्या से, जनगणना से आएगा, तो उसमें किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब बिहार के सेंसस के हिसाब से प्रतिशत के लिहाज से किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है। गया में है, पूर्णिया में है, रोहतास में है कि दरभंगा में है, बताइए। जिलों के नाम दिए ना। और 79 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ये गया में होगा ना, ठीक है। गया में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं, और कितनी पाई जाती हैं, 30.39, ठीक है, 30.39% में इसको देखा जाए। इसके बाद प्रश्न संख्या 80, आत्मनिर्भर बिहार 2020 से लेकर 25 का ये मिशन है। इसमें 7 निश्चय तैयार किए गए, और कितना बजट इसके लिए अनुमानित है जरा बताइएगा विभागों के हिसाब से। बजट का अमाउंट आपको बताना है। तो इसमें आप ध्यान से देखें, सुशासन कार्यक्रम जो है वो करीब चलेगा 2020 से लेकर 2025। आत्मनिर्भर बिहार के चलते, मतलब बिहार को हर मामले में आत्मनिर्भर बनाना, 5000 करोड़ का पूरा एक मोटा वाला बजट इसके लिए दिया गया है। तो 5000 करोड़ की राशि कुछ कम नहीं होती। इसके बाद 81 को देखते हैं। बिहार बजट जो 2022-23 का है उसके हिसाब से वित्तीय उपायों के माध्यम से वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है। राज्य की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसका अनुमान आपको बताना है, प्रतिशत में दिया हुआ है। और 81 जो आप देख रहे हैं ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 9.7%, 9.7% रहने का अनुमान है। और आर्थिक विकास दर जो 2021-22 का डाटा था उसमें 9.8 थी, और इस बार वाला जो अनुमान है वो 9.7 का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं। बिहार बजट 2022-23 के हिसाब से राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के कितने प्रतिशत होने का अंदाजा है। 2%, 2.5%, 3 या 3.5।
और 82 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ये 3.5% रहने का अनुमान है, इसमें से अप्रॉक्स आप ले रहे हैं लगभग। इसके बाद प्रश्न संख्या 83, राज्य दिया है और फोल्क डांस का नाम दिया है। तो आंध्र प्रदेश का है बुट्टा बोमालू, असम का है झुमरा होबजनई, नाम थोड़े से अनोखे हैं लेकिन ये क्षेत्रीय है। और बखो बखैन जो है ये बिहार का है, छपेली जो है हिमाचल का है। गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें से गलत कुछ भी नहीं है, जितना दिया है वो ठीक दिया है। तो अपने बिहार वाला तो जरूर याद रखिएगा, बाकी सब याद रखिएगा। इसमें ई वाले ऑप्शन को हमने चुना है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए। 2019 के डाटा के हिसाब से बिहार राज्य की कुल जन्म दर कितनी थी? इकोनॉमिक सर्वे को आधार बनाया गया है, प्रतिशत में आपको बताना है। तो 84 को आप देख रहे हैं, करेक्ट माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो जन्म दर है वो पूछी जा रही है, तो आंकड़ा आपको बताना है। अब इसमें आप बताएं कौन सा होगा। तो 84 जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये 3 थी, ठीक है। टोटल जन्म दर कितनी थी? 3 थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट एक बार फिर से वापस आ गई है और बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन संयुक्त रूप से, यानी टोटल जो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर है, कुल मिलाकर कितने फीसदी हिस्सा उसका यहाँ दिखाई देता है संयुक्त रूप से बिहार राज्य के संदर्भ में? 8.3 है, 9.3 है, 10.3 है, 11.3 है। तो अगर वन स्थिति रिपोर्ट को आधार बनाए तो टोटल जो डाटा है उसमें 10.3% हिस्सा वनावरण और वृक्षावरण का मिलाकर है। तो हमने सी को चुना है। जहां भी आबादी का घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है वहां पे वनों की तादाद वैसे भी कम होगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 86 को देखिए। निम्नलिखित में से किस जिले को जिला परिषद की श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत अधिकारिता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बिहार के जिले दिए हुए हैं, आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये औरंगाबाद जिला है, ठीक है। ये औरंगाबाद जिला है जिसे कि इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। प्रश्न संख्या 87 को आप देखें। बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2021-22 का, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट के द्वारा 18वें नगर निगम के रूप में कौन से जिले को चुना गया है? बताइए ये जिला कौन सा है 18वां नगर निगम बना है? तो ये जो है ये इसमें आप पहले तो ए वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, सीतामढ़ी है, ठीक है। 18वें नंबर का जो है ना ये सीतामढ़ी है। और 19वां नगर निगम जो है वो सहरसा को बनाने का फैसला लिया गया है। तो सीतामढ़ी और सहरसा दोनों ही आपको मालूम होना चाहिए, 18-19। इसके बाद 88वें क्वेश्चन को आप देखें। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो है, इसके अंतर्गत बिहार राज्य के कितने शहर शामिल किए गए हैं? शहरों की तादाद आपको बतानी है और इसमें सीधा सीधा फैक्चुअल डाटा है। 27 नगरों को शामिल किया गया है। 27 का जो आंकड़ा है ना वो डी वाले में दिया है। 89वें प्रश्न को देखते हैं। बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कौन सी तारीख पे मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। ये सिंपल चीजें हैं, राज्य से जुड़ी आपको मालूम होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ मिलान दिया हुआ है, जैसे कांवर लेक जो है वो बेगूसराय में है, कुशेश्वर स्थान जो है वो दरभंगा में है, घोघा चाप ये सब झीलों के नाम है कटिहार में है, उदयपुर लेक जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जितना दिया है सभी सही है और इसीलिए हम ई को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं। जलप्रपात का नाम दिया है, संबंधित नदी का नाम दिया है। तो सुखलदरी जलप्रपात जो है ये कन्हर नदी से जुड़ा हुआ है। जियारखंड का संबंध फुलवरिया से है, तमासीन का संबंध है महाने से और खुआरीदाह का संबंध है असाने से। नदी से जलप्रपातों का ताल्लुक है। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो 91 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर ई होगा क्योंकि जितनी चीजें हैं वो सभी सही दी हैं, जितना है वो सभी सही है, ठीक है। और 92 को देखिए। बिहार का सबसे गर्म जलकुंड जो है वो ब्रह्म कुंड है। ये कौन से जिले में है? तो ये सुपौल में है, पूर्णिया में है, राजगीर में है कि कटिहार में है? तो ये राजगीर में है। पानी यहाँ का बहुत गर्म है और अंदर जो ज्वालामुखी प्रक्रियाएं चलती हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट चलते हैं, उसकी वजह से ये भूगर्भिक जल जो है ये उष्ण हो जाता है, ठीक है। तो राजगीर को हम इसमें से चुन लेते हैं। गंगा सागर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले जो तीर्थयात्री होते हैं वो जब राजगीर पहुंचते हैं, अगर यूपी से जा रहे हैं तो यूपी और बिहार में ही ज़्यादा चलन है, तो जब राजगीर से होकर वो अपने यात्रा पथ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ इस कुंड में स्नान अवश्य ही करते हैं, ठीक। और गंगा सागर यात्रा जो है, मेला वगैरह जो है वो ठंडी के मौसम में लगता है, तो ये गर्म कुंड का पानी और अच्छा लगता है। इसके बाद 93 को देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था जिसे कि गुरु प्रसाद सेन ने प्रकाशित किया था 1875 में? तो यहाँ प्रश्न में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसे कि आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बताइए कि ये समाचार पत्र कौन सा था। तो ये जो था ना ये द बिहार हेराल्ड था, ठीक है। बिहार हेराल्ड का नाम यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, डी वाले ऑप्शन को हमने चुना। इसके बाद 94 को देखते हैं। बिहार राज्य के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? उत्तर से दक्षिण राज्य की लंबाई 345 है, पूरब से पश्चिम राज्य की चौड़ाई जो है वो 483 है। हालांकि आमतौर पे ज़्यादा बड़े वाले को लंबाई में डालते हैं, छोटे वाले को चौड़ाई में, खैर कोई बात नहीं। दिशा के हिसाब से आप इसका जो परिमाप है वो देख रहे हैं। राज्य आकृति के लिहाज से जो मतलब पूरे राज्य का जो आकार है फिलहाल वो आयताकार है, यानी रेक्टेंगुलर शेप का है। राज्य का क्षेत्रफल झारखंड के निकल जाने के बाद 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। तो बिहार के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन दी है कौन सी गलत है, गलत की तलाश आपको करनी है। और 94 को आपने देखा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ई होगा क्योंकि जितनी चीजें हैं वो सभी एकदम सही है। 95 को देखते हैं भाई। इसमें देखिए कौन सा खनिज मुख्य रूप से गया जिले में पाया जाता है,
कौन सा खनिज या कौन से खनिज, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कोयला पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, लिथियम, सीसा, ये सब खनिजों के नाम है जो कि खोद कर निकाले जाते हैं। तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुनेंगे। अब सी को चुनने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर दूसरे और तीसरे को चुन रहे हैं। यूरेनियम और लिथियम ये दोनों गया से प्राप्त होते हैं, बाकी कोयला औरंगाबाद से और सीसा भागलपुर से। प्रश्न संख्या 96 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्वी सोन नहर के अंतर्गत लाभार्थी जिला नहीं है? तो ये पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद का नाम दिया है। और 96 को अगर हम देखें तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें से ई वाला हो जाएगा। असल में पूर्वी सोन नहर जो है वो पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद इन सबको लाभ देती है। तो इसमें से जो नहीं है वो चुनना था, तो हमने ई को चुन लिया। प्रश्न संख्या 97 को देखिए, यहाँ पर अब पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने संघीय योजना को लिया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने राज्यपाल का कार्यालय जो है उसके विषय में सीखा है। न्यायपालिका यानी जो जुडिशियरी है उसके बारे में हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे प्रेरणा ली है। और इमरजेंसी का प्रोविजन हमने ले रखा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से उधार। अब ये बताइए कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है। 97 को आप देख रहे हैं और इसका भी जो सही जवाब है वो ई हो जाएगा। संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से आई है मालूम होना चाहिए। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था जो कि बहुत बड़ा था अपने आप में, उसके अंदर से हमने ये सारी चीज़ें ली हैं। तो इसमें से कहीं से भी सीखा नहीं है। और इसके बाद 98 को देखते हैं, कौन सी भाषा 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बताइए इसमें से कौन सा। तो इसका भी जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। अब डी का मतलब ये है कि हम सबको चुन लेते हैं। ये सारी भाषाएं जो हैं जोड़ी गई थी, ठीक है। जो संशोधन हुआ था उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 2003 का जो 92वां संशोधन था उसके अंतर्गत जोड़ी जाती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 99 को देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात होती है और ये सब मौलिक अधिकारों से संबंधित है। लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसकी बात की जाती है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। तो अब ये बताएं गलत कौन सा है। तो गलत इसमें देखें तो डी वाला है, ठीक है। ये आर्टिकल 21 जो है ये तो असल में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, जिसे कि आसानी से निलंबित भी नहीं किया जा सकता है। तो ये प्राथमिक शिक्षा के बारे में कहाँ से बोलेगा। हाँ, प्राथमिक शिक्षा वाला जो है ना वो 21A है, न कि 21। यहाँ थोड़ा सा बारीक अंतर है, क्लॉज बदल जाएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 100 हमने शतक लगा लिया है। तो देखिए अभी मंजिल दूर है, अर्धशतक और लगाना बाकी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही इसमें से नहीं है, यानी गलत की तलाश आपको करनी है। तो पार्ट 1 जो है ना संविधान का, उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है। नागरिकता का जो पूरा प्रोविजन है वो भाग 2 में यानी पार्ट 2 में दिखाई देता है। पार्ट 3 में मौलिक कर्तव्य है और पार्ट 4 जो है उसमें DPSP है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 100 को आप देख रहे हैं, सी वाला गलत है, साफ साफ दिख रहा है। मौलिक कर्तव्य नहीं है वहाँ पर। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्यों को तो बहुत बाद में जोड़ा गया है और वो कहाँ पे है, वो जो चौथा वाला भाग था उसी में एक ए पार्ट बना दिया गया। तो 4A में है वो, ठीक। मौलिक कर्तव्यों का जो प्रोविजन हमें दिखाई देता है वो कहाँ पे है, भाग 4A में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 101 को देखते हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम ये दिया हुआ है। अब इसमें से आपको चुनकर बताना है और इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। इसमें जो कोड दिए हैं उसके हिसाब से 1 2 3 यानी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल। मिजोरम नहीं छूता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और असम ये भूटान की सीमा को छूते हैं। प्रश्न संख्या 102 को आप देखें, देश और मुद्रा दी है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो ई वाले ऑप्शन को चुन लीजिए क्योंकि जितना दिया है वो सभी ठीक दिया है। मतलब ये है कि अर्जेंटीना की पेसो है, ठीक है। बोत्सवाना की पुला है। निकोसिया ये राजधानी है साइप्रस की और इसकी मुद्रा क्या है, यूरो है। इथोपिया की अदिस अबाबा राजधानी है, बिर इसकी मुद्रा है। तो ठीक है सब कुछ। इसमें से हम ई वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 103 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो हमीरसर झील जो है ये गुजरात में है, हुसैन सागर जो है ये महाराष्ट्र में है, डीडवाना जो है तेलंगाना में है और पवई जो है वो राजस्थान में है। तो आप इसमें से देखकर बताइए। अब देखिए 103 जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये हमीरसर वाला जो दिया है ना ये सही है। बाकी जो है जैसे हुसैन सागर आप जानते हैं कि ये तेलंगाना में है ना कि महाराष्ट्र में। डीडवाना जो है वो राजस्थान की है और पवई जो है वो महाराष्ट्र की है। तो बाकी चीज़ें गलत हैं, सिर्फ ए वाला सही है। 104 को देखते हैं, कौन सा दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। लद्दाख का लेह और मनाली कहाँ का है बताइए, इसका प्रदेश कौन सा है। तो फिलहाल यहाँ आपको ये बताना है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मनाली कहाँ पे है। हाँ, इसमें दर्रा कौन सा है ये बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें खरडुंगला हो जाएगा। लेकिन खरडुंगला तो लेह और सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर फिर हमारा कौन सा होना चाहिए, डी होना चाहिए। बड़ा लाचा है। बड़ा लाचा ला अगर लिखते हैं तो फिर पास लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर बड़ा लाचा दर्रा है जो कि मनाली और लेह को जोड़ता है और इमीसला जो है वो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है, जबकि लानकला जो है वो लद्दाख और लासा को जोड़ता है। तो डी को चुना और आगे चलते हैं। 105 को देखिए, यहाँ पर कुछ पहाड़ियों के नाम दिए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी पहाड़ी 2 राज्यों में फैली हुई है। तो राजपीपला, महादेव, मैलन और डाफला। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें से डी वाले को चुन लेंगे। डाफला हिल्स जो है वो 2 राज्यों में फैली है। कौन कौन से 2 राज्य, तो अरुणाचल और असम।
ठीक, डी को चुना। इसके बाद 106 को देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है वो केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बाहुती जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है और तालकोना जो है ये आंध्र का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सही कौन सा है इसमें से? 106 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। यानी दूसरा तीसरा ये जो दोनों दिए हैं सही है, लेकिन कुंचिकल वाला जो दिया है, कुंचिकल शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि केरल में नहीं है बल्कि कर्नाटक में है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद 107 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है अप्तानी, भूटिया जनजाति सिक्किम में रहती है, कनिक्कर लोग जो है वो तमिलनाडु में रहते हैं और चेचू जनजाति जो है वो तेलंगाना की है। इसमें बताएं गलत कौन सा है। तो 107 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ई वाला हो जाएगा, क्योंकि जितनी चीज़ें दी हैं वो ठीक दी हैं। एक साथ कई सारी जनजातियां भी राज्यों में निवास कर सकती हैं। फिलहाल ये चीज़ें ठीक है। 108 को देखिए, यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया है, देश का नाम दिया है। तो लदांग नाम की जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो इंडोनेशिया में होती है, कैरिंग होती है फिलीपींस में, रे कृषि जो है वो वियतनाम की है और तुंगिया जो है वो म्यांमार की है। सही कौन सा नहीं है? तो 108 को आपने देखा, इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ें हैं वो ठीक दी हुई हैं। तो जब सब सही दिया है तो इसमें से हम किसको चुनेंगे? फिर डी को, ई वाले को चुन लेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 109 को देखते हैं। यहाँ ग्रासलैंड और जो रीजन है वो दे रखा है। तो पुस्ताज कहा जाता है घास भूमि को ऑस्ट्रेलिया में, पंपास कहा जाता है अर्जेंटीना में, वेल्ड कहा जाता है हंगरी में, डाउन्स कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में। इसमें कुछ चीज़ें गलत है, कुछ सही है, तो सही की तलाश आपको करनी है। देखिए सही इसमें बी वाला है। पंपास कहा जाता है अर्जेंटीना में, बाकी पुस्टाज कहा जाता है हंगरी में और वेल्ड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स तो आप जानते ही ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है और कैंटरबरी कहाँ कहा जाता है? न्यूजीलैंड में। इसके बाद प्रश्न संख्या 110 को देखते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये बांग्लादेश में पद्मा नदी में मिल जाती है, गंगा के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है, वो तो आप जानते हैं, लेकिन गंगा को किस नाम से जानते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है और इस नदी से सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली का निर्माण होता है। अब ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। ब्रह्मपुत्र के बारे में ये सारी सूचनाएं हैं और इसमें आप चुनेंगे ए वाले ऑप्शन को, क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं वो सभी सही हैं। ये पद्मा नदी में मिल जाती है और जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना का पद्मा से मिलन हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111 को देखते हैं। केंद्र सरकार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण कौन सा जो 5 ईयर प्लान था उसको 2 साल के लिए निरस्त कर दिया गया, मतलब निरस्त क्या, स्थगित कर दिया गया। उसके बाद फिर से नए सिरे से योजनाएं बनती है। तो ये 5वीं योजना थी, 6वीं पंचवर्षीय योजना थी, 7वीं थी कि 8वीं थी? अब देखें ये जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा, मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना थी और इसका समय था 1992 से लेकर 97। राजनीतिक अस्थिरता देश में बहुत बड़े पैमाने पर थी और इसीलिए 2 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद 112वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करिएगा। अन्नपूर्णा योजना जो है वो 4थी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। 7th 5 ईयर प्लान जो था उसमें सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा था और गंगा कल्याण योजना जो है ये चलाई गई 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो अब ये बताइए कि कौन सी योजना का संबंध किससे है, ये दे रखा है, सही कौन सा है? तो 112 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। इसमें आपको सही की ही तलाश करनी है, तो सिर्फ आप जो गंगा कल्याण योजना वाला है उसको चुन लीजिए। बाकी आप जानते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से शुरू होती है और 5 साल यानी 2002 तक चलती, उसमें ये सारी योजनाएं जैसे कि अन्नपूर्णा है, स्वर्ण जयंती रोजगार है, स्वरोजगार है और सर्व शिक्षा अभियान है, गंगा कल्याण योजना है, ये सब कुछ जो है ये 9th 5 ईयर प्लान में आता है। इसमें बाकी की जरूरत ही नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 113 को देखते हैं। स्वतंत्र भारत की जब पहली कैबिनेट का गठन होता है 1947 में, तो उसमें उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय किसको सौंपा गया था? यहाँ पर कुछ राजनीतिज्ञों के नाम दिए हैं, आप देखकर बताइए। कैबिनेट वगैरह के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिलहाल 113 और इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंपा गया था। बाकी अगर आप देखें तो CH भाभा के जिम्मे था वाणिज्य वाला विभाग, रफ़ी अहमद किदवई जो है वो संचार विभाग को संभाल रहे थे और गाडगिल के जिम्मे था कार्य खानों और ऊर्जा वाला, मतलब वर्क, माइंस और पावर वाला। इसके बाद 114 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी कमेटी के बारे में यहाँ जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसको चुनकर आपको बाहर कर देना है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें देखिए आप क्या दिया हुआ है। यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, हाउस कमेटी को संभाल रहे थे पट्टाभी सीतारमैया, स्टीयरिंग कमेटी जो है उसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद जी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को संभाल रहे थे सरदार पटेल। तो अब ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत कुछ भी नहीं है, जितनी चीजें हैं वो सभी सही हैं और ऐसी कंडीशन में हम चुनते हैं ई वाले विकल्प को, यानी मोर देन वन। अब यहाँ पे चूंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो हम नॉन ऑफ द एबव इसमें से चुन रहे हैं, मतलब ऊपर वाला कोई भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। इसके बाद 115 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिक्किम राज्य के संबंध में स्पेशल प्रोविजन दिखाता है? तो 37B है, 37F है, 37G है, 37H है। यह 37 नहीं बल्कि 371 की बात हो रही है, मतलब 371 अनुच्छेद की बात हो रही है। तो 371B, F, G, H। अब इसमें से आपको देखकर बताना है।
तो 115वां जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से बी वाला हो जाएगा। बी को हम इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि जो आर्टिकल 371F है उसमें सिक्किम राज्य के संबंध में स्पेशल प्रोविजन दिखाई देते हैं। बाकी असम के बारे में विशेष उपबंध जो है वो 371B में दिखाई देते हैं। 371G जो है उसमें मिजोरम राज्य के बारे में और 371H में अरुणाचल के बारे में। इसके बाद 116 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है ये आंध्र में है, और नामदफा नेशनल पार्क जो है वो सिक्किम में है, राजीव गांधी नेशनल पार्क असम में है, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में। गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो गलत इसमें नामदफा है, नामदफा आपका अरुणाचल में है, ठीक है। यहाँ दे रखा है सिक्किम, वो गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 117 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे भोलानाथ पासवान शास्त्री, और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। सबसे कम कार्यकाल वाले या सबसे कम समय तक काम करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री थे सतीश प्रसाद सिंह, और महामाया प्रसाद सिन्हा जो है ये पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। अब ये बताइए कि ये राजनीति का जो पूरा दावपेच दिया है, मतलब पदासीन रहे लोगों की बात की गई है, इसमें से कौन सा गलत है। तो 117 मतलब 117 इसका ई वाला ऑप्शन चुनेंगे क्योंकि जितनी चीजें हैं वो सभी सही हैं, तो इसीलिए उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, इसको हमने चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 118 को देखें, 1922 की बात की जा रही है। गया में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया गया था। यहाँ उस राजनेता का नाम आपको बताना है। और 118वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये चितरंजन दास थे, देशबंधु चितरंजन दास की अध्यक्षता में ये सम्मेलन जो है मतलब अधिवेशन कांग्रेस का, इसको आयोजित किया जाता है, और इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन भी होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 119 को आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो 1891 में पटना बिहार में खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। बिहार शरीफ का पुराना नाम ओदंतपुर था। रॉल्फ फिच बिहार आने वाले पहले डच यात्री थे, और मध्यकालीन बिहार में जो ईरानी यात्री आते हैं उसमें मुल्ला बहबानी एक धर्माचार्य के तौर पे आते हैं। अब ये बताइए गलत कौन सा है। 119 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये रॉल्फ फिच वाला ऑप्शन गलत है। मतलब ये है कि ये आने वाले पहले तो थे लेकिन डच यात्री नहीं, अंग्रेज यात्री। ये अंग्रेज थे, मतलब इंग्लैंड के कुल मिलाकर रहने वाले थे, ये डच नहीं थे, ठीक। तो इसमें से हमने जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुना जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 120 को देखते हैं, कौन सा विकल्प सही है ये आपको तलाशना है। तो बिहार और मगध शब्दों का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है सबसे पहले। तबकात नासिरी जो है ये अरबी भाषा में भारत में लिखी गई रचना है, पहली रचना है। और सायण का जो सारण का जो चिरांद नाम का स्थान है वो नवपाषाण काल के हड्डी के उपकरणों के लिए जाना जाता है। तो अब ये बताइए कि सही कौन सा है। 120 को आप देख रहे हैं, 120वां प्रश्न और इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा। पहला तीसरा तो ठीक है, इसमें ये बिहार और मगध शब्द का उल्लेख भी ठीक दिया है, सारण वाला जो दिया है वो भी सही है। तबकात नासिरी ये भारत में तुर्कों के आगमन की दशा को दर्शाती है, प्रारंभिक इतिहास है, और ये फारसी भाषा में लिखी गई है, न कि अरबी में। इसकी जो भाषा दी है वो गलत है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, ए वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। प्रश्न संख्या 121 को आप देखें, कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है। वैशाली में पहले गणतंत्र की या गणराज्य की स्थापना होती है। अजातशत्रु का यहाँ आप देख रहे हैं, अजातशत्रु के द्वारा पाटलिग्राम यानी पाटलिपुत्र की स्थापना की जाती है। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जाता है, और राजगीर की जो सप्तपर्णी गुफा है वहाँ पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। तो ये अलग अलग घटनाएं दी हुई हैं, इनका समय आपको मालूम रहे तो आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें कालानुक्रम कौन सा होगा जरा देखकर बताइए। यहाँ जो नीचे कोड है उन्हें भी देख लीजिए। देखिए 121 और इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। बी वाला जो इसमें अरेंजमेंट दिया है वो सही है, पहला दूसरा और चौथा तीसरा, बाकी का क्रम सही है, बस तीसरे चौथे को आगे पीछे करना है। देखिए 500 ईसा पूर्व में पहले गणतंत्र की स्थापना होती है वैशाली में। पाटलिपुत्र ये गंगा और सोन नदियों के संगम पे छावनी के तौर पे स्थापित किया जाता है अजातशत्रु के द्वारा 490 ईसा पूर्व में, और उसके बाद उसका जो पुत्र है उदयन वो 455 में से अपनी राजधानी बना लेता है, और 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है सप्तपर्णी गुफा में। इसके बाद 122 को देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जरा देखकर बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। ये उत्तरी अटलांटिक मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है असल में। बाकी अगर आप देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है यानी इंग्लैंड में है। बर्न स्विट्जरलैंड में पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उसका हेडक्वार्टर है, और विश्व व्यापार संगठन का तो आप जानते ही है जिनेवा में है। इसके बाद 123 को देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2025 जो है ये चारागाह और चरवाहों पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। 2024 जो है ये कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो 2023 है। तो अब ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 123 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी होगा। दूसरा तीसरा तो ठीक दिया है, लेकिन ये जो ऊपर वाला दिया है ना चारागाह और चरवाहों वाला, वो वाला ऑप्शन इसमें गलत है। सही की हमें तलाश करनी थी। 2026 को चुना गया है ना कि 2025 को, यहाँ पे 26 होना चाहिए था। इसके बाद 124 को देखते हैं, सीओपी के निम्नलिखित में से यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है बैठक, उसमें से कौन सी बैठक सेंटियागो नेटवर्क की स्थापना के लिए जानी जाती है। सेंटियागो नेटवर्क उसमें स्थापित किया गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 22 में आयोजित किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था।
या कॉप 23 में इसको स्थापित किया गया था, 24, 25 ऐसे नंबर दिया है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 25 जो कि 2019 में ये बैठक हुई थी UNFCCC की, मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया था और वहीं पर सैंटियागो नेटवर्क की स्थापना होती है। तो इसलिए हम इसमें से डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। और 125 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है, ये इन्वायरमेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पाला आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है? और वर्ष 2022 में रामसर स्थल जो भारत वाले हैं उनकी सूची में इसको अधिसूचित किया गया है। ये पाला जो वेटलैंड है कहाँ का है, राज्य आपको बताना है। और आप जानते हैं कि ये पाला आर्द्रभूमि जो है ये मिजोरम राज्य की है। डी वाले ऑप्शन को हम इसमें से चुनते हैं, मिजोरम, ठीक है। और इसे अधिसूचित किया गया है इसलिए चर्चा में है। इसके बाद 126 को देखें, किन दो देशों के द्वारा ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क स्थापित करने के लिए सहमति प्रदान की गई है? ये कौन से दो देश हैं? तो चीन और नेपाल के बीच में ये समझौता हुआ है, सहमति प्रदान की गई है। चीन और नेपाल को आप चुनेंगे तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 127 को देखते हैं, हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक के नए निदेशक के रूप में किसको चुना गया है? यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम है और आप देखें कि ऑगस्टस तानो कुआमे जो है ये भारत के लिए विश्व बैंक के नए निदेशक चुने गए हैं। और इससे पहले तुर्की के ये कंट्री डायरेक्टर थे। फिलहाल इसमें से आप तानो कुआमे को चुन लेते हैं, यानी सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद 128 की ओर चलते हैं और यहाँ देखें आप डॉक्टर असगर वजाहत का नाम दिया है और उनकी किस किताब के लिए उन्हें 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। मतलब कभी कभी नाम पूछ लेता है, कभी किताब का नाम पूछता है। यहाँ किताब का नाम आपको बताना है, तो यहाँ किताबों के नाम में से आप चुने। और 128 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा, सी को आप चुन लें। इसमें महाबली नाम की जो किताब है इसके लिए चुना गया है और इनका नाम है असगर वजाहत। ये नाटक है असल में, मतलब प्ले है। और 129 को देखते हैं, यहाँ देखें आप हाल ही में लक्ष्मण नरसिंघन जो है इन्हें नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पे चुना गया है। मतलब कौन सी कंपनी के ये CEO बने हैं ये आपको बताना है। तो इसमें 129 में आप नीचे कंपनियों के नाम देख रहे हैं और स्टारबक्स के ये नए CEO बने हैं, ठीक। तो स्टारबक्स इसमें कौन से ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन में है, इसको चुन लेते हैं। इसके बाद 130 को देखिए, हाल ही में आयुष राज्य मंत्री के द्वारा, अब इनका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो आयुष राज्य मंत्री जो है इनके द्वारा साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नाम की एक पुस्तक लिखी गई है। सूर्य नमस्कार एक वैज्ञानिक योगासन की विधि है। वैसे तो पूरा योग ही वैज्ञानिक पद्धति वाला है, विज्ञान का उसमें हर कोने कोने समावेश है, लेकिन सूर्य नमस्कार कई मायनों में रहस्यमयी और खास। तो बताएं इस पर जो किताब लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा रहा है और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई कालू भाई जो है इनके द्वारा इसको लिखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 131। हाल ही में 10 सितंबर 2022 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। इस वर्ष का थीम क्या था ये आपको बताना है। 2022 का थीम इसका पूछा जा रहा है और 131 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ठीक है। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, बी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद 132 को देखें, इसमें कहा गया कि भारतीय तटरक्षक बल जो है इसने किस तट से अपने द्विवार्षिक समुद्री खोज अभियान और बचाव अभ्यास, ये एक तरह का प्रैक्टिस थी और इसका नाम था सैरेक्स 22, ठीक है, इसका आयोजन किया। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब बताइए कहाँ पे किया गया? तो सैरेक्स 22 जो है इसका आयोजन चेन्नई में होता है, विशाखापत्तनम में होता है। कहाँ पे होता है? ये 10वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया था चेन्नई के तट पे, ठीक है। ये द्विवार्षिक है, 2 साल के अंतराल पे होता है। चेन्नई को आप इसमें से चुन लेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 133 को देखें, किस संस्था के द्वारा बाल यौन शोषण प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र को शुरू किया गया है? तो पहली चीज तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन मेघ चक्र जो है वो किस संदर्भ में चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको एजेंसी का नाम बताना है। तो 133 और राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके बाद आप देखें 134 को, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा रिटायर्ड, इनको किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों को देख सकता है। अब बताएं कि कौन से राज्य को ये एक्स्ट्रा देख रहे हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इन्हें मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इसमें से मेघालय वाला जो ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं और ये है मूल रूप से किसके? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। 135 को देखते हैं। 135 में कहा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को नेत्रहीन T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है? ये कौन से क्रिकेट खिलाड़ी है? तो ये युवराज सिंह को चुना गया है, ठीक है। इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो युवराज सिंह है। बी वाले ऑप्शन को हमने चुना। और 136 की ओर बढ़े तो यहाँ देखें, हाल ही में घोषित आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022, इसमें किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? टॉप परफॉर्मेंस देने वाला राज्य कौन सा है इसमें से आपको बताना है। और करेक्ट आंसर ई होगा। असल में आंध्र प्रदेश को टॉप पे चुना गया है और आंध्र का नाम इसमें दिया नहीं है, तो इसीलिए हम ई को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 137 को आप देखें, हाल ही में स्वीडन के ये कौन से व्यक्ति हैं जिनको कि फिजियोलॉजी और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022, मतलब चिकित्सा का नोबेल 2022 दिया गया है? बताइए कि ये कौन से व्यक्ति हैं?
नोबेल पुरस्कार किसको मिला है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखें कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा वाला जो नोबेल प्राइज़ है वो स्वांते पाब्रो को दिया गया है और ये स्वीडन के रहने वाले हैं। तो स्वांते पाब्रो का नाम ऊपर ही दिया है, आप ए वाले ऑप्शन को आराम से चुन सकते हैं। 138 को देखिए, ORS की खोज करने वाले, यहाँ आप देख रहे हैं ORS की खोज करने वाले और किस वर्ष में पोलिन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, इनका हाल फिलहाल में देहावसान हो गया है। तो अगर कोई व्यक्ति दिवंगत होता है, मतलब उसका देहावसान होता है, तो उससे संबंधित चर्चाएं होती हैं अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो इसमें से आपको वर्ष चुनना है। अब बताइए इसमें से कौन सा वर्ष होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ई वाला हो जाएगा। 2002 में इन्हें पोलिन पुरस्कार दिया गया था और ORS की खोज इन्होंने की थी। इनका नाम था डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। ठीक, तो इसमें से हम 2019 वाला जो ऑप्शन है, माफ कीजिए 2002 वाला जो ऑप्शन है उसको चुनेंगे। अब समस्या ये है कि 2002 यहाँ पर दिया नहीं है, असल में डेट क्या होगी 2002 होगी, यहाँ पुरस्कार की तारीख पूछी जा रही थी। 139 को देखते हैं। हाल ही में अयान अफजल खान T20 विश्व कप में मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं और ये कौन से देश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो 139 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, संयुक्त अरब अमीरात से इनका संबंध है। इसके बाद आप 140 की ओर चलते हैं और देखें कि 13वां फिक्की जो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन है 2022 का, ये आयोजित किया गया था। अब देखिए इसमें संस्करण दे दिया है, 13वें नंबर का है और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, लेकिन इसका थीम आपको बताना है। तो यही सब चीज़ें एक सम्मेलन से जुड़ी हुई पूछी जाती हैं। अब इसमें आप थीम देखें कौन सा होगा। तो 140 का जो राइट आंसर है वो डी होगा, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। ये वाला जो थीम है, शिक्षा से रोजगार तक इसे संभव बनाना, यही इस बार का था। इसके बाद अब 141, अब यहाँ से थोड़ा सा गणित और रीजनिंग वाला काम शुरू होता है। दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज जो है उसमें समय 11:19 हो रहा है, तो घड़ी में असल समय क्या हो रहा है, घड़ी में जो वास्तविक समय हो रहा है वो आपको बताना है। मिरर इमेज दे दिए, तो 141 का जो राइट आंसर होगा वो इसमें बी हो जाएगा। आप 12:41 घड़ी में देखेंगे, घड़ी में जब 12:41 हो रहा होगा तो उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें 11:19 हो रहा होगा। इसके बाद 142 को देख रहे हैं आप, 27 प्राकृत संख्याओं के योग का गुणज इसमें से कौन सा है। तो अब इसमें आप देखकर बताइए, और 142 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, ठीक है 14। इसके बाद प्रश्न संख्या 143, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 48 है, लघुत्तम जो है वो 648 है। एक संख्या दे दी है, दूसरी पूछी जा रही है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, मतलब ल स गुणे म स। उस आधार पे आप कैलकुलेट कर लेंगे, 3 दिया है 1 नहीं दिया है तो उसको मान लीजिए, बाकी पक्षांतर कर दीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो 143 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, 72 आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 144 को देख लेते हैं। छात्रों का एक ग्रुप है जिसमें कि 70% छात्र जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, 65% जो है वो बंगाली बोलते हैं, 27% ऐसे हैं जो कि दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं, दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि कितने % छात्र जो है वो फ्रेंच और बंगाली दोनों बोल सकते हैं, उनका प्रतिशत आपको बताना है। ऐसे प्रतिशत वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 144 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। 62% ऐसे छात्र हैं जो कि दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। इसके बाद 145 को आप देख रहे हैं, एक चुनाव में 9% मतदाताओं ने मत नहीं डाले और इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट जो है उसका 49% प्राप्त हुआ और उसने 1400 मतों से विजय प्राप्त की। तो कुल कितने मतदाता चुनाव में भाग ले रहे थे, उन मतदाताओं की संख्या आपको बतानी है। तो 145 और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये 20,000 मतदाता थे, सिर्फ 2 उम्मीदवार थे और 20,000 मतदाता उन्हें वोट दे रहे थे, तो उसी आधार पे हम देख रहे हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 146 को देखते हैं। 3 समान क्षमता वाले कंटेनर हैं, मतलब पात्र रखे गए हैं और पहले में एसिटिक एसिड और पानी मिलाया गया है। दोनों का अनुपात जो है वो 3 और 2 का है, मतलब 3 भाग एसिटिक एसिड है और 2 भाग पानी है। दूसरे में 7:3 का रेशियो है इन्हीं दोनों का, और तीसरे में 11:4 का है, मतलब 11 पार्ट जो है वो एसिटिक एसिड का है और 4 भाग जो है वो पानी का है। अब सारे जो लिक्विड पदार्थ है यानी द्रव पदार्थ है कुल मिलाकर, उसको एक साथ हम मिला रहे हैं, यानी तीनों कंटेनर का जो सामान है यानी द्रव मटेरियल है उसको एक साथ मिला देते हैं। तो अब जो एसिटिक एसिड और पानी का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3 अलग अलग जगह पे दिया है लेकिन अब एक साथ आपको बताना है मिक्स होने के बाद। तो 146 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, 61 और 29 का अनुपात होगा। इसके बाद 147 को देखते हैं। 147 में कहा जा रहा है कि यदि 28 महिलाएं 4/5 कार्य को 7 दिनों में पूरा करती हैं, ठीक है, तो शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को लगाना चाहिए, तो इसमें आप देखकर बताइए। और 147 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक, 7 महिलाओं को और लगाना पड़ेगा। इसके बाद 148 में चलते हैं। यहाँ कहा गया कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति मीटर की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 7 से ही 1/5 सेकंड में पार कर लेती है। अब आपको रेलगाड़ी की चाल बतानी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ मीटर और सेकंड में सब कुछ दिया है, कहीं कहीं किलोमीटर है, तो पहले तो मात्रकों को एक रूप में एक पद्धति में आपको ले आना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो 148 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखें 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो रेलगाड़ी जो है वो चल रही है, ठीक है, तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। और 149 देखें, इसमें कहा गया कि एक वृत्त की परिधि और एक
एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर जो है वो 148 सेंटीमीटर है, 148 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर में निकालना है। परिधि और त्रिज्या का अंतर दे दिया है, दोनों की माप नहीं दिया है। तो 149 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। 2464, ठीक है, इतना सेंटीमीटर जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर असल में। यहाँ अगले वाले यानी 150 अंतिम प्रश्न को देखते हैं। 4 घंटियाँ जो है वो 6, यहाँ जो समय है संख्या उसे देखिए, 6, 8 और 9 तथा 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटियाँ हैं, उनके लिए जो समय अंतराल है वो सेकंड में दिया हुआ है। सभी घंटियाँ किसी समय एक साथ बजती हैं, तो पुनः वो कितने समय पर एक साथ बजेंगी? बताइए कि कितने समय का बीच में गैप आएगा। वो समय मिनट में आपको यहाँ दे रखा है, तो पहले तो सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 150वां जो है इसका करेक्ट आंसर 6 मिनट होगा। इसको आप सेकंड में भी देख सकते हैं। हो सकता है कि विकल्प सेकंड में दिया हो सकता है मिनट में दिया हो, तो उस आधार पे आपको चेंज करना पड़ सकता है। फिलहाल इसका ए वाला ऑप्शन परफेक्ट है। तो यहाँ तक हमने इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट किया है। लगातार अभ्यास करते रहिए और उस दिशा में हमारी ये पहल है, मतलब ये वीडियो इसीलिए दिए जा रहे हैं, तो इसका फिर भरपूर लाभ उठाइए। तब तक के लिए नमस्कार।